जनवरी सीरीज के सारे गमों को भुलाकर फरवरी सीरीज ने साल के सबसे अहम हफ्ते की है दमदार शुरुआत। जितना गंवाया था पूरी सीरीज में, निफ्टी पूरा का पूरा एक ही दिन में रिकवर करने को है बेताब। बिल्कुल जबरदस्त मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते बाजार आखिरी 1.5 घंटा मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। क्या करें कल की तैयारी और पूरे बजट तक कैसा रहेगा आगे का रुझान, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, क्योंकि भरपूर तेजी में है बाजार और अनिल से समझना है कि आखिर उस बाजार में चल क्या रहा है। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में, और अनिल जी से बात भी करनी है कि इस बाजार के एक्शन को आपको कैसे समझना है। पहले तो इस समय की बड़ी बातें जानते हैं अनिल जी, फिर बड़े एक्शन के बारे में भी आप सब बातें बड़ी है दीप, आज छोटा कुछ है ही नहीं है। आप सोचो कितने दिनों बाद आपने मुझे शो के पहले आके बैठे हुए देखा है ना। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी आए, ऐसा मतलब आधा घंटे पहले आके बैठ जाए। जैसे आधा घंटे पहले शो भी कर रहा था बजट की पाठशाला, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से शाम को देखिएगा। शाम का भी हम अभी थोड़ी देर में आपको समय बताएंगे कितना बजे वो टेलीकास्ट होगा। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन वो शो मस्ट है देखना, ताकि आपको बजट से डर न लगे, बजट से प्यार हो जाए। ऐसा लगे अरे बजट तो हमको आता है, कौन हमको बजट से डराता है। सारे नंबर्स आपको ऐसे लेंगे एकदम जैसे हिसाब करते हैं ना आप लेन देन वाला, वैसे नंबर्स लेंगे। मस्ट वॉच बजट की पाठशाला। आइए, तब तक जैसा दीप ने कहा है बड़ी बड़ी बातें बता दूं तो बड़ी बातें सिर्फ इतनी है कि सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर, सिर्फ 400 पॉइंट, सिर्फ 400 पूरे महीने फरवरी की सीरीज में हमने नुकसान किया 426 पॉइंट का। और एक दिन काफी है पूरे नुकसान की भरपाई करने का। 386 अंक मजबूत निफ्टी है, 1250 अंक मजबूत सेंसेक्स है, 625 अंक निफ्टी बैंक अब भी मजबूत है। ये अब तक का रुझान मजबूत किया है। लाइफ हाइपर ऑटो इंडेक्स टाटा मोटर्स के दम पर हमारा पिछले साल का स्टॉक ऑफ द ईयर कमाल धमाल करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेचना मत, इसको टाइम वाइज होल्ड करिए, प्राइस वाइज नहीं। डबल हो गया तो क्या हो गया, डबल हो गया तो क्या हो गया, इंडेक्स का स्टॉक हो डबल हो जाए तो क्या हो। सरकारी कंपनियों में अनाप शनाप तेजी, आज फिर से पीएसयू इंडेक्स जबरदस्त तेजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक जबरदस्त तेजी में। डाउ फ्यूचर सपाट है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे होते नहीं दिख रहे हैं। और यूरोप के बाजार में भी मिला जुला कारोबार देखता कौन है अब तो कोई हाँ, हम तो सिर्फ हमारे बाजार देख रहे हैं और हमारे बजट पर नजर बनाए हुए हैं। ये है पूरा एक्शन। अनिल जी, हो क्या गया है, लिटरली हुआ क्या है? क्योंकि आज सुबह बात तो हमारी हो रही थी बाजार हल्के, नई सीरीज है, बट फेब सीरीज भी वॉलेटाइल होती है, बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है। ये तो एक ही दिन में सारा काम कर रहे हैं जनवरी वाला। दो चीजें बहुत बड़ी हुई थी आज के, इरादा तीन चीजें कहूंगा। पहली चीज तो यह कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब आप फरवरी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, फरवरी और जनवरी में एक ही सबसे बड़ा फर्क रहा। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि जनवरी सीरीज की शुरुआत आपने 70% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ की थी और ये सिर्फ 22%। तो आप होगा तो बेचेंगे ना, ऑफ कोर्स आप कैश मार्केट के स्टॉक्स बेच सकते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली पहले बिकवाली का प्रेशर आपको वायदा कारोबार से बनता है। स्पेशली जब इंडेक्स पे आप लॉन्ग ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा आप बेचेंगे नहीं, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक हेजिंग है। जनरली आप बेचते कब है, जब आपको हेजिंग लेनी हो, या फिर आप बेचते कब, जब आपकी लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हो। तो इस केस में सबसे बड़े आराम है कि एफआई ने कम लॉन्ग पोजीशन के साथ शुरुआत की है, यानी कि वेट एंड वॉच वाले मूड में। और मार्केट का ओपन इंटरेस्ट भी पिछली सीरीज के मुकाबले में कम, हल्के बाजार। वो कहते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप जितने अपने आप बॉडी को हल्का करते हो ना, उतना आप मेडिटेशन में डीप जाते हो और आपको ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, करके देखिएगा। हाँ, तो ये जितने हल्के बाजार इतना ऊपर उठना ऊपर जाना आसान है। पहली चीज़, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम, बाजार हल्के। और तीसरी चीज़ एक और डीप ये है कि सेलिंग प्रेशर जो जनवरी में दिख रहा था थोड़ा सा वो कम होता हुआ दिखा है नेचुरली, क्योंकि जो बेचना था कर दिया, वो कल तक खत्म हुआ काफ़ी हद। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से आज बाजार बढ़े हैं, जिसको लोग बात करना नहीं चाहते, और आमतौर पर बिजनेस चैनल में ये होता ही है कि हम पॉलिटिक्स को लेकर बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये आज के बढ़ने में एक बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर आपने हाईलाइट किया था। मैंने हाईलाइट किया था और मैंने भी बहुत सावधानी से हाईलाइट किया ताकि लोग उसको पॉलिटिकल एंगल से मतलब न निकाले। लेकिन देखिए अल्टीमेटली क्या है, मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किसकी सरकार है, कौन सी सरकार, कैसी सरकार है। मार्केट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है, किसी भी सरकार को। जब यूपीए की सरकार आती थी तब भी मार्केट यही चाहता था कि ये सरकार कंटिन्यू करती रहे, जो भी जनादेश आए स्पष्ट आए, क्लियर कट आए, बहुमत के साथ आए, ताकि एक निर्णायक सरकार बने। अब जब अगले इलेक्शन के पहले जाने, तो इस बड़ी तेजी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस बड़ी तेजी की शुरुआत तब हुई थी जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में एकदम क्लियर कट आए थे, जो किसी ने सोचा नहीं था।
उसके बाद इस वीकेंड पे जो 2-3 डेवलपमेंट हुए वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो रूलिंग पार्टी के बड़े फेवर में जाते हैं। एक, पहले बिहार में जो कुछ भी हुआ, अब वो सही गलत वो आप अपना अपना विश्लेषण करते रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हुआ वो रूलिंग पार्टी को और रूलिंग गठबंधन को मजबूत करता है। दूसरा, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी की तरफ से सीटों के बंटवारों को देख लें, भगवंत मान साहब के स्टेटमेंट देख लें, ममता बनर्जी के देख लें, अखिलेश यादव के देख लें, जिस किसी के भी देख लें, सबके स्टेटमेंट्स उस तरह से आ रहे हैं कि ये लड़ नहीं पाएंगे एक साथ होके। वो बाजार सेंस कर रहा है कि अब सवाल 300 सीटों का नहीं है, अब सवाल है कि 300 से ज़्यादा कितनी आती आएंगी। करेक्ट। और वो कॉन्फिडेंस, 300 वाला कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ता जाता है, यानी कि आपको निर्णायक बहुमत अगर एनडीए को मिलेगा, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। सो काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं धीरे धीरे ना पोस्ट इलेक्शन रैली भी पता नहीं बनना चालू हो जाए बाजार में। Who knows, हाँ, who knows। मतलब जो अभी तक तो, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो इतने इलेक्शन देखे हैं दीप, पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्शन होने के पहले, इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले बाजार ने मान लिया कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। एग्जैक्टली वैसा ये उस तरह का माहौल बन रहा है। इसलिए अगर 400 पॉइंट की तेजी बनती है तो उस तेजी में सिर्फ और सिर्फ बाजार के इंटरनल्स का योगदान नहीं है, देश के पॉलिटिकल माहौल का भी योगदान है। अब उसमें आप जैसे जो बहस करना चाहें करते रहें, जिसका आप सबका अपना अपना पॉलिटिकली व्यू अलग होता है, होता ही है, तभी इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे लोग हैं, सब लोग तो एक ही पार्टी को या एक ही आदमी को वोट नहीं करते हैं, सबके अपने अपने व्यू होते हैं, अपने रखने भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बाजार के एंगल से देख रहा हूँ। अगर बाजार में एक तरफा इतनी बड़ी तेजी बनती दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आज और बढ़ता हुआ दिखा है। उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ, चुनाव जितना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना 6 महीने 3 महीने पहले बाजार सोचता था। ये बड़ा बदलाव आता दिखा है। सो आई थिंक इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, एक और बाजार के अपने टेक्निकल फैक्टर्स है, हल्के बाजार, दूसरी ओर पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जो कुछ डेवलपमेंट हुए, इन दोनों को मिलाकर आज जो आप तेजी बनते दिख रहे हैं उसका मिश्रण है, ये है। ये तो है, इफेक्ट है। अब मैंने कई बार नोटिस किया है कि जनरली लोग पर्सनल आपस में बात करेंगे तब तो कर लेंगे, लेकिन वो टीवी पे बात करने में शर्माते हैं। यार ये कैसे बोलेंगे, पॉलिटिकली कुछ बोलेंगे तो कोई बुरा मानेगा, कोई कैसा ट्वीट करेगा, कोई क्या। अब जिसको जो करना है करे, जो मार्केट कर रहा है तो मार्केट में जो हो रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा, हमारा काम है। बिल्कुल। और मार्केट जिस पे रिएक्ट करेगा वो भी बताएं। इसलिए सुबह हमने इस टॉपिक को उठाया भी और छुआ भी कि आज तेजी बनने का एक बड़ा कारण ये होगा। मैं आपको बताऊँ, जब हम सुबह होता है ना बाजार के बड़े ट्रिगर्स, इस बड़े ट्रिगर में चौथे ट्रिगर में कहीं भी बिहार का घटनाक्रम था नहीं, तो मैंने नीरज को बुलाया है। अच्छा, मैंने कहा ये चौथा ट्रिगर डालिए, बोले से डाल दूँ, पॉलिटिकल वाला है। मैंने कहा बिल्कुल डालिए, आज के लिए था, आज के लिए है तो है। तो एक योगदान इसका भी है। बिल्कुल है। तो चलिए, बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इस वक्त बाजार में? अगर सबसे बढ़िया चीज़ अगर कोई मुझे चाहिए तो मुझे ये चाहिए कि अगर अभी तुरंत 3:30 बज जाए इसी वक्त, पूछिए क्यों? मुझे ये क्लोजिंग चाहिए 21,725। सारे लेवल्स आपके आगे उसके ऊपर 21,725 के ऊपर क्लोजिंग में तो बिल्कुल, मतलब 21,575 की क्लोजिंग भी बढ़िया है। 21,725 की तो मेरी ड्रीम क्लोजिंग है। क्यों ड्रीम क्लोजिंग है मैं बता दूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं अचानक से ड्रीम देखने लगा। ठीक है दीप, क्या है कि ये पिछले आपके कम से कम 10 दिनों की जो 22,032 का हाई बनाया, 22,032 की क्लोजिंग के बाद जो आप पहुंचे हैं, उसके बाद ये जो क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है, ये थर्ड बेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी एक तरह से उसके बाद वाली। सो मुझे लगता है कि एक तरह से आपने सारी बाधाएं क्लोजिंग बेसिस पे अब पार कर ली। यहाँ भी कहीं भी बंद हो जाए बहुत बढ़िया मानी जाएगी, पहली चीज़। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मैंने 2 चीज़ बोली थी, 45,500, 45,700 कंजेशन जो है आखिरी, और मैंने चेंज भी करवाया था लेवल, आपको याद हो तो 45,475 से 650 लिखा हुआ था। और आज का हाई 660 है। मैंने कहा 500 से 700 कर लीजिए सेफर साइड पे। 45,750 के ऊपर आज बंद होता है तो बैंक निफ्टी के सारे पाप धुल गए, सारे पाप धुल गए। और आज छोटा स्टॉप लॉस 45,150 का इसीलिए दिया था कि आज आपको बैंक निफ्टी में बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। सो आज अगर आप शॉर्ट हैं तो बिल्कुल आपके शॉर्ट काटने का वक्त है और लॉन्ग पोजीशन बनाना है। बैंक निफ्टी अभी भी मैं बोलूँगा डेंजर जोन से बाहर नहीं है, अभी भी 45,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद देगा तो उसकी क्लोजिंग भी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी जितनी मजबूत क्लोजिंग आज आपकी निफ्टी की होती दिख रही है। सो निफ्टी ने तो अपना करेक्शन पूरा कर लिया, ये संकेत दिया। अब बजट पे है, अगर बजट बहुत अच्छा आ गया तो वापस आप 22,200 को पार कर जाएंगे, और बजट थोड़ा कमजोर आया तो वापस आप 21,150, 21,200 आ जाएंगे। सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नीचे की रिस्क जो है वो अब आज की तेजी के बाद डिटरमाइन हो गई कि आप नए लोज नहीं बनाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ बजट से ठीक पहले। अब बजट के बाद नए लोज तभी बनेंगे बजट बहुत खराब है, और अगर बजट थोड़ा भी ठीक आया तो नए हाई की तरफ आप बढ़ जाएंगे। ये आज के सीन रहा सवाल अब डे टू डे ट्रेडर्स वालों का, तो डेफिनेटली दीप 21,725, 750 के आसपास वो लेवल है जहां आपको प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतजार वापस करना चाहिए।
अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पिछले कुछ दिनों से ले लेके फंसे हुए हैं और ये सोच रहे थे कि अब ये तो क्या होगा, 21,000 आ जाएगा, 20,800 आ जाएगा, 20,400, ये सब इतने मन में आए, तो आप थोड़ा हल्का हो जाइए, वापस आपको मौका मिल जाएगा। वापस आप 21,400, 21,500 की रेंज में आए, फिर से एंट्री कर लीजिए, तो मौका मिलेगा, ले लीजिए। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात, एग्रेसिवली शॉर्ट ना करें, ये ध्यान में रखें बस। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार का। बढ़िया मूव्स आ रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर तो हैं ही। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ, खबरें और नतीजे जानते हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स नंबर्स अभी भी बाकी आने बाकी हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस, आईटीसी समेत एनटीपीसी के भी आंकड़े आते हुए दिखेंगे। एफएनओ स्पेस से मैरिको, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, पिरामल एंटरप्राइजेज और वोडाफोन आइडिया के भी नंबर्स पर नजर रखिए। गिरवारी टेक्निकल फाइबर्स भी फोकस में रहने वाला है। नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। साथ ही एलजी वाला यहाँ पर नतीजों के साथ प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू को अभी आज बंद होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और जहाँ तक कल का सवाल है, एक और अर्निंग्स हेवी डे होने वाला है। 3 कंपनियां निफ्टी से, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज लैब और साथ ही एलएनटी, इस पर नजर रखनी है। एफएनओ स्पेस से 5 कंपनियां हैं, एमएनएम फाइनेंस, वोल्टास, एस्ट्रल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल और एसआरएफ भी अपने नंबर्स घोषित करेंगी। धामपुर शुगर मिल्स, इसका बायबैक बंद हो जाएगा। साथ ही सांगी इंडस्ट्रीज, ये इसके लिए जो अंबुजा सीमेंट ने ओपन ऑफर लाए थे वो भी बंद होता हुआ दिखेगा। सेलो वर्ल्ड का एंकर लॉक इन 90 दिनों का वो भी खत्म हो जाएगा। और आईपीओ के लिहाज से एक नया आईपीओ बेलिस ई सर्विसेज, जिनके साथ आज हमने बात की, ये आईपीओ कल से खुलेगा। 1 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। पूरा का पूरा 311 करोड़ रुपए का ये फ्रेश इशू है। ईपैक ड्यूरेबल, इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है, तो इस पर भी फोकस रखना है किस तरह से यहाँ पर फाइनल लिस्टिंग आती है। और एक्स डेट होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स और सीमेंस ने जो डिविडेंड दिए थे उसके। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 दिनों की फेड की बैठक भी शुरू होने वाली है कल से। और साथ ही यूरोप का चौथे तिमाही का जो जीडीपी आंकड़ा है, प्रिलिमिनरी रिलीज, वो भी आपके सामने आएगा। और आईएमएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट को लेकर भी होती हुई दिखेगी। और अंत में 31 जनवरी बुधवार, यहाँ पर निफ्टी से 2 कंपनियां, मारुति और सन फार्मा, अपने नंबर्स घोषित करेंगी। एफएनओ स्पेस से तो 11 कंपनियां हैं छिन्ना नाम में। अंबुजा सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर जैसे कंपनियों पर नजर रखिए। चंबल फर्टिलाइजर पर भी नजर रहेगी। बायबैक इसका बंद हो जाएगा। और साथ ही हुनासा कंज्यूमर का जो एंकर लॉगिन है 90 दिनों का, वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। आरबीआई मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू भी देता हुआ दिखेगा। और जो अधूरी केवाईसी वाले फास्ट टैग है वो 31 जनवरी के बाद नहीं चलेंगे। और यूएस के ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शाम को जो फेड की पॉलिसी है उस पर हम सबकी नजर रहने वाली है। ओके, बहुत एक्शन है इवेंट्स के लिहाज से। ऑफ कोर्स बजट के अलावा भी कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर हमारी नजर बनी है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? ये खबरें और सबसे पहले नतीजों की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें बीपीसीएल के आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं। आपको इनलाइन नतीजे दिख रहे हैं। आय 12% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको गिरावट दिख रही है, लगभग 12.5% से गिरकर 5.4% पर आते हुए दिखे हैं। बीएल मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है। कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर आया है। मार्जिन्स देखिए तो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 20.7% से बढ़कर 25.4% पर आते हुए दिखे हैं। सीएसबी बैंक मुनाफा 156 करोड़ से घटकर 150 करोड़ पर आया है। एनआईआई यहाँ पर आपको 9.4% के आसपास की बढ़त दिख रही है। नेट एनपीए थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है, उसमें 0.33% से गिरकर 0.31% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अडानी ग्रीन मुनाफे में यहाँ पर 149% के आसपास का जो 103 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़कर 256 करोड़ का आता हुआ दिखा है। आय हालांकि 17% बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिन्स हैं वो बढ़िया इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं। 59.2% से बढ़कर लगभग 75% पर आते हुए दिखे हैं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज यहाँ पर मुनाफा 24 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आया है और आय 234 करोड़ से घटकर 215 करोड़ पर आती हुई दिखी है। खबरों में पावर मैक यहाँ पर कंपनी को लगभग 645 करोड़ के 2 ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग इंजन पोर्ट्स के उत्पादन सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रॉयल्स रॉयस से 7 साल के लिए लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है। मान इंफ्रा मुंबई के घाटकोपर में लग्जूरियस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। 4 लाख स्क्वायर फीट कॉर्पोरेट एरिया जो है वो होने वाला है। टाटा पावर, इनकी सब्सिडरी ने 1040 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप एनएचपीसी 37 लाख, गोदरेज कंज्यूमर 10 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12 लाख, पावर ग्रिड 20 लाख और जुबिलेंट फूड वर्क्स लगभग 24 लाख शेयरों के कई सौदे होते हैं। बिल्कुल, तो ये हैं ढेर सारे। एक बार जरा बीएल के नंबर बताइए। मेरे ख्याल से बीएल के नंबर बड़े ढीले दिख रहे हैं, मुझे मज़ा नहीं आया देख के। सर रेवेन्यू फ्लैट रहा है। रेवेन्यू फ्लैट रहा है और कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ के आया है। एबिटा कितना है? 23% सर बढ़ के आता हुआ दिखा है। 1050। हाँ, 1150 का हमारा अनुमान था। वहाँ पर बड़ी मिस है, 100 करोड़ की मिस। और मार्जिन्स
मार्जिन 20.7% से बढ़कर मार्जिन में 25.4% के बजाय 25.4% डिले ही माने जाएंगे। मार्जिन थोड़े मतलब नंबर्स अच्छे नहीं है किसी भी लिहाज से अगर आप देखें। और पेट मुनाफा कितना है? 49.3 करोड़। इतना मुनाफे का आंकड़ा एडजस्टमेंट की वजह से ठीक है, बट मार्जिन 20.5% के आसपास, राइट? 20.5% से बढ़ के सर 25% पर आए, 25.4% पर ओके 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 25.4%। Yes, sir. लेकिन ईबिटा जरूर 100 करोड़ का मिस है यहाँ पर। कुछ अदर इनकम लगता है जिसकी वजह से ये नंबर्स आते हैं। देखते हैं कैसा कुछ एक्शन होता है। बीएल पहली नज़र में उतना दमदार नहीं दिख रहा जितना सोच रहे थे। वैसे शानदार नंबर्स नहीं है। हाँ वैसे शानदार। आजकल ये सरकारी कंपनी में थोड़ा सा वो हो रहा है कि जैसे उम्मीद और जैसा रनअप है वैसे नंबर तगड़े नहीं आए। एनीवे चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। ये एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। बढ़ते आगे और वक्त है बिगुल का हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, ऑटो स्टॉक्स में आज एक अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली है और एस्कॉर्ट्स में एक लंबे समय करेक्शन पूरी करता हुआ मुझे लगता है ये स्टॉक नजर आ रहा है। एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3020 3022 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 3015-17 तक तो ऐड की जा सकती है पोजीशन। 2995 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 3055 रुपए का पहला टारगेट और 3090 रुपए का दूसरा टारगेट एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, स्पॉट लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने आज पार किया है और एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में 1 से 2 दिन के नजरिए से एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ओके तो ये खरीदें आप एस्कॉर्ट्स। आइए सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, स्टॉक सेम है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी देर पहले ही रिकमेंडेशन दी है। स्कॉट्स में पिछले 2 एक्सपायरी से एक काफी सारे शॉर्ट पाइलअप्स थे। ट्रेंड के लिहाज से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस भी बन चुका था। बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा शेप अप हुआ था, जिस तरीके से 2800 के आसपास जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से एक रिकवरी हुई है, तो जल्दी मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। 3000 का एक अहम रेजिस्टेंस था, ये इसने कॉन्फिडेंटली तोड़ा है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, अगर हम डेली चार्ट देखें या 60 मिनट चार्ट देखें तो वहां पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 3250 तक वेल प्लेस्ड है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 3130 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा इमीडिएट बेसिस पे। अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3020 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 3160 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3250 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल, यहाँ पे हम 21,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे। अभी है 215 रुपए, आप खरीद सकते हैं इस लेवल पे। और अगर हल्की डिप मिल जाए 200 पे तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं 215-16 पे। डेटा पॉजिटिव है और इसके टारगेट 275 से 300 तक के होंगे। और जैसे 215 पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे करीब 170 का। अब बजट है 1 तारीख को और एक्सपायरी भी 1 को ही है, तो ये बेटर है कि एक्सपायरी वाले दिन ही बजट है। और यहाँ से जो रोल ओवर्स हुए हैं उसमें लॉन्ग रोल ओवर्स मुझे दिख रहे हैं, डेटा पॉजिटिव है। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि 21,700 की पुट में भी राइटिंग है, 600 में भी राइटिंग है और 500 की पुट में भी राइटिंग है। तो ओवरऑल बुलिश डेटा है। और एक डेटा पॉजिटिव मुझे ये दिख रहा है कि 22,000 के ऊपर की कॉल्स में राइटिंग है, उसके नीचे की जो कॉल्स है उसमें राइटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब मार्केट ये देख रहा है कि बजट तक यानी 1 फरवरी तक बाजार करीब 22,000 के आसपास पहुंच सकता है। अभी 21,700 है, तो 2 दिन बाकी है बजट में और मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट की रैली इन 2 दिनों में आ जानी चाहिए। तो मैं व्यू बुलिश ले रहा हूँ और 21,700 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 215 पे, जिसके आप टारगेट 270 से 300 रखें और स्टॉप लॉस 175 के आसपास रखें। ओके 175 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। आइए सिद्धार्थ सेदानी साहब के लिए है बिगुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, मिड कैप आईटी में भी एक रनअप जरूर आ सकता है और उसमें से एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट।
बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 860 का रख सकते हैं, पोजिशनल टारगेट 910 का रख सकते हैं, विद अ डिस्क्लेमर कि ये हम करीबन 2021 से काफी टाइम हो गया अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये फंडामेंटली फिर से स्टॉक रडार में आ रहा है बिरला सॉफ्ट। तीसरे क्वार्टर के रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग दिखे, मार्जिन स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, फोकस सिर्फ ग्रोथ पे है और ग्रोथ का जो मोमेंटम पिछले 3 क्वार्टर से दिख रहा है कंपनी में, ये बरकरार रह सकता है। मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि बीएफएसआई मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है यहाँ से ग्रोथ सबसे ज्यादा आ सकता है, मार्जिन 15.5 से 17% के करीब आ सकता है। तो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 860, पोजिशनल टारगेट 910। आइए सुमित जी के लिए है बिगुल, अगला सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 180 रुपए, 180 रुपया 40 पैसा। 180.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल ये वो स्टॉक है जो हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और अभी भी लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। स्टॉक जल्दी 200 रुपए का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट की अगर बात करें तो एमआरपीएल के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 174, 175 के पास है, तो 175 के स्टॉप लॉस से एमआरपीएल में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 187 का पहला टारगेट, 191 का दूसरा टारगेट, दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 200 रुपए का लेवल जल्दी क्रॉस करेगा। खरीदारी करें एमआरपीएल। एमआरपीएल इस पर करें खरीदारी। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस बजिंग है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, एचओईसी, ये सारे काउंटर्स देख लीजिए। अच्छी मूव यहाँ पर आ रही है, बट इस स्पेस के दो दिग्गज खिलाड़ी भी आपको जबरदस्त एक्शन में दिखेंगे। एक तो ओएनजीसी जो आज सुबह बजट सस्ता शेयर में रेकमेंड किया गया है। अनिल जी के तो बड़े टारगेट्स हैं इस काउंटर पर, 300 350 के तो स्टार्टिंग के लिए काउंटर टारगेट्स हैं, वहाँ पर और बड़ी मूव दिखेगी। आज 8% ऊपर आपको ओएनजीसी दिख रहा है और उसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए, 7% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आज बैंक्स का तो बड़ा योगदान है ही निफ्टी के मूवमेंट में, बट इसके साथ ही बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आते हुए दिख रहा है। तो बड़ी तेजी इस काउंटर में इस समय बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट रिलायंस का पुल अप करिए, अच्छा खासा योगदान है, 120 पॉइंट का योगदान आज आपको निफ्टी की इस मूव में रिलायंस की तरफ से ही आ रहा है। तो 1/3 ऑफ द मूव टुडे पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। एक बार जरा कुणाल जी से रिलायंस पर राय भी ली जाए। कुणाल जी जरा देखें, जबरदस्त मोमेंटम है बाजार को पुल अप करने के लिए आज रिलायंस का। बिल्कुल ठीक है दीपांशु, रिलायंस भी महानायक साबित हो रहा है और जिस तरह से हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि दिग्गज शेयर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल वही सेंटीमेंट रिलायंस को लेकर के भी पिछले कुछ महीनों में था, लेकिन रिलायंस में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जबरदस्त तेजी बन रही है। बाजार के लिए बहुत शुभ संकेत है क्योंकि रिलायंस दिग्गज है, तो बजट से पहले रिलायंस का चलना मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो नए हाईज आपको बजट पर बनते हुए दिखेंगे, इसकी अब पूरी हम लोग आशा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है रिलायंस का, जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें। ओके, तो यह है आपके लिए रिलायंस जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर भी बनेगा। आइए आशु सर भी हमारे साथ हैं तैयार, उनसे भी बात करते हैं। आशु सर गुड आफ्टरनून, जरा बताएं सर बाजार पर आपका क्या व्यू है? आज तो जबरदस्त मूव आ चुकी है, जितने लॉस आई थी जनवरी सीरीज की पूरे आज निफ्टी ने मेकअप कर लिए। दीपांशु, निफ्टी ने तो कर लिया और निफ्टी तो बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा, ये तो हम कई बार बात करते भी आए हैं, अनिल जी ने भी बात की है। अनिल जी, दीपांशु इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अनिल जी इलेक्शंस पे और ये रिजल्ट्स की बजट की बात कर रहे थे, एक और डेटा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। पिछले 12 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने 2 इंटरिम बजट प्रेजेंट किए हैं और दोनों इंटरिम बजट के बाद 5 से 20% की निफ्टी की अप मूव आई है। तो इंटरिम बजट होने के कारण मुझे लगता है कि बजट न्यूट्रल टू पॉजिटिव होना चाहिए और ये मूव्स जो है मतलब उसका रीजन यही बन रहा है कि एंटीसिपेशन यही है और इंफ्रा और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे इंटरेस्ट रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों इंटरिम बजट के बाद 5 से 20% की मूव हमने अप मूव देखी है। प्लस जो बाकी सुबह की कमेंट्री में अनिल जी भी कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं कि जनवरी में जो तोड़ फोड़ जो उथल पुथल होनी थी उसमें काफी बाजार हल्का हो गया। हैविंग सेड दैट,
मुझे लगता है कि इंडेक्स का जो मूव है ना दीपांशु, इसमें अब जैसे जितना स्विफ्ट आया है ये, मतलब आज ही जैसे ऐसे लग रहा था कि 21,800 कर देगा और मतलब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स हो ही रहा है, तो ये थोड़ी स्विफ्टनेस ना थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्योंकि 21,800 ऐसा लेवल है, ये 21,800 850 यहाँ पे बाजार रुकना चाहिए। तो ये प्योरली जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडेक्स में नहीं। मुझे लगता है कि अगर मूवमेंट आई है या जिसने पॉजिटिव खेला है उनको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, स्टॉक्स दीपांशु इफ यू रिमेंबर जो लास्ट वीक में भी मैंने 8 से 10 स्टॉक बोले थे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हिंडाल्को, नाल्को, हिंद कॉपर, उसके बाद ओएनजीसी, गेल, इंडस टावर, जो सीमेंट मेटल और जो थीम है मेटल सीमेंट पावर, टाटा पावर, एनएमडीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स नए भाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बाजार घटता है तो जो पीछे भी बात हुई थी कि स्टॉक्स दिखा के इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अभी भी मुझे जो मेरा कंसर्न आएगा वो 21,800 के लेवल पे इंडेक्स में आएगा, स्टॉक्स में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स की पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। हिंडाल्को की हमने कॉल दी थी परसों जाने से पहले, सॉरी थर्सडे को, वो ज्यादा ऊपर नहीं है लेकिन ऊपर है, ठीक चल रहा है। और एक और कॉल है दीपांशु मेटल स्पेस में, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल, तो तैयार है बिल्कुल। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अली जी, इन्हीं 8-10 स्टॉक्स में हम जो बार बार बोलते जा रहे हैं, ओएनजीसी की भी बात कर रहे हैं, गेल भी नया ऐड हुआ है, नाल्को में अली जी फ्रेश बाइंग लगती है, फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, 144-145 के अराउंड का फ्यूचर का भाव है। मैं तो अनिल जी इन स्टॉक्स में बार बार डिलीवरी इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी आपकी कटेगी नहीं, फ्यूचर का सौदा कट जाएगा। अभी ऑप्शन का कोई स्प्रेड या प्रीमियम कोई भी ऐसा नहीं दे रहे अनिल जी, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द मंथ है, फरवरी का बजट है, तो थोड़ा सोच के चलना है, बहुत लंबा। और बाकी तो 2 दिन हम आपके साथ ही हैं और वहाँ मतलब बहुत सारे ट्रेड निकल के आएंगे, तो थोड़ी कंपल्सिव ट्रेडिंग से बच के रहना है। तो मुझे लगता है कि नाल्को की डिलीवरी उठानी चाहिए अनिल जी। अगर फ्यूचर में लेना है तो 139 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर कैश में लेना है तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस अवॉइड ही करना चाहिए अनिल जी। नीचे जाके सब ऊपर आ ही रहे हैं, बाजार ठीक चल रहा है, कोई ऐसी डरने घबराने वाली बात नहीं है। और अगर मूवमेंट आया तो अच्छा आएगा। तो अनिल जी मेरा तो थीम अभी भी वो जो 8-10 स्टॉक्स चल रहे हैं उन्हीं में कन्विक्शन है और उन्हीं के साथ बने हुए हैं। बट ओनली कंसर्न है अनिल जी, जो ये 350-400 पॉइंट की इतनी बड़ी मूव आ गई है 21,800, अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूँ ये लेवल ध्यान देने का है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिंदास होके, ओवर कंफर्टेबल होके, कॉम्प्लेसेंट होके कि नहीं अब तो सब ठीक है, बजट भी अच्छा आएगा। मैं खुद कह रहा हूँ अनिल जी, इंटरिम बजट पिछली 2 बार आया हिस्टोरिकली। वैसे तो हिस्ट्री हमेशा ये सिखाती है कि हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बट हिस्टोरिकली ये अनिल जी ये क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पॉइंट है कि इंटरिम बजट ऐसा आता है कि दोनों बार अच्छा मूव आया है, बट एक बार ये इंडेक्स से जरूर कैरिड अवे नहीं होना है 21,800 के अराउंड। ये है आपके लिए राय नेल्को पर खरीदारी करने की। और आप जो कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आशु जी कि चिंता न करें कि 2 दिन में साथ हूँ, तो एक्चुअली उसी की वजह से कॉन्फिडेंस हिला हुआ है काफ़ी लोगों का कि 2-3 आशु जी हैं, 1 फरवरी और 2 फरवरी को, और जितना दर्शकों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस काफ़ी एक्सपर्ट्स का हिला हुआ है। हाँ, मतलब एक्सपर्ट का तो पूछो ही मत। दर्शकों का तो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या चैनल बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो करे तो क्या करे। अनिल जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे लगता है कुणाल जी और बाकियों की कुछ कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो आज ही अनिल जी बॉम्बे आ गया, आपको पता है कि मुझे तो सारा सब चेक करना था कि सारे अरेंजमेंट है। और अनिल जी इंसिडेंटली आज हमारी मलाड ब्रांच की ओपनिंग है, तो आज मतलब एक नया बैकग्राउंड आपको नजर दिखाई दे रहा होगा। आज मैं अपनी मलाड ब्रांच में हूँ और अनिल जी वर्ली से मलाड आने में अनिल जी अगर ये 2-3 चक्कर ऐसे लग गए ना, तो ऐसी एनर्जी हो जाएगी। तो अनिल जी फर्स्ट और सेकंड को तो बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाएगी। बॉम्बे का अनिल जी ट्रैफिक इतना खतरनाक हो गया है ड्यूरिंग द डे, जो मैं आपका सोचता हूँ कि क्या हाल होता है, लेकिन आप तो अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं। अनिल जी मैं तो 2-3 चक्कर अगर मलाड में लगा लिए तो अनिल जी बजट तक तो मतलब बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और कुणाल जी तो यही चाहते हैं अंदर ही अंदर की अपनी एनर्जी लेवल डाउन हो। नहीं, अर्ली मॉर्निंग तो हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, 35 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं, 40 मिनट में। शाम को मजा आता है, फुल आवर ऑन स्वीट टाइम, 1.5-2 घंटा, 2 घंटा, पौने 2 घंटा, उसमें मजा आता है। वो टाइम तो अपना खुद का टाइम, कोई वो छीन नहीं सकता हमारे से। वो हमारा खुद का समय है जो हम ऑफिस से घर पहुंचने में लगाते हैं मुंबई में। चलो बढ़िया है, आशु जी ने भी इसका जायजा लिया, जायका लिया, हमें खुशी है। लेकिन आइए इस बीच एक नतीजा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे थे।
लेटेंट व्यू के मैं एक बार जरा आपके सामने नंबर्स रखता हूँ, मजबूत नंबर्स नजर आ रहे हैं लेटेंट व्यू के, तिमाही दर तिमाही आपके सामने नंबर्स जहाँ आय और मुनाफे में अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये एक और स्टॉक है जो हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, मेरे ख्याल से नवरत्न SIP स्टॉक में हमने इसे पसंद भी किया था। बढ़िया नंबर्स आते दिख रहे हैं, एक बार जल्दी से नंबर्स लेके आइए इसके। जी हाँ, मुनाफा 34 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़, तिमाही दर तिमाही बहुत बढ़िया जंप 15 करोड़ का, यानी 45% के आसपास का जंप है। 45% इज लिटिल टू गुड, यस ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है। और मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेस में बहुत कम कंपनियां जो मजबूती से काम कर रही हैं, उसमें से लेटेंट व्यू एक है। और यहाँ पे आप देखिए बढ़िया नंबर्स आते दिख रहे हैं, लगभग 50% के आसपास की, 45% के आसपास की ग्रोथ आपको लेटेंट व्यू में देखने को मिलेगी। आय भी देखिए तिमाही दर तिमाही बढ़कर आई है, आय का आंकड़ा आपके सामने 156 करोड़ से 166 करोड़। अगर मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे के आंकड़े भी आपके सामने आ पाए तो रखेंगे। जरा एक बार लेटेंट व्यू पर राय ली जाए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जरा एक बार उनसे पूछा जाए। अच्छा सिद्धार्थ जी है ना, ओ सिद्धार्थ जी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में, सिद्धार्थ जी यस, आपकी तो रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा, जरा फिर आप ही राय दीजिए। जी आपको एकदम सही बखूबी याद है। लेटेंट व्यू डेफिनेटली एनालिटिक्स AI में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है। एनालिटिक्स AI में ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है और परफॉर्मेंस देखते हो, क्योंकि पिछले क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस की बात करें Q2 का, वहां पे मिस आया था जिसके कारण एक करेक्शन देखने मिला था। तो मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छी रिकवरी दे सकती है। यहाँ से हमारी डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव राय है लेटेंट व्यू पे। ओके, ये है पॉजिटिव राय। और इस बीच सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए बिगुल बने, उससे पहले सेठी साहब हैं और मुझे याद है सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये लगातार रहा है। तो अब आई गए तो सेठी साहब भी एकदम सही वक्त पे आए, जब रिजल्ट आया। सेठी साहब रिजल्ट के साथ साथ आप भी आए हैं, बताएं सर आपका व्यू। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और जैसे आपने सही बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी एक सीरियस काम कर रही है कंपनी। और इसको मैंने बहुत निचले लेवल से पे रिकमेंड किया हुआ है, एग्जैक्ट डेट और वो तो याद नहीं है अभी, संदीप के जैसे देखना पड़ता है मुझे। बट अनिल जी एक बेहतरीन कंपनी, और यहाँ से भी जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं ये यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड इसमें देखने को मिलेंगे। तो क्लियरली करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। जिनका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है, अगर रिसेंटली लिया हुआ तो वो प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होल्ड। यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए लेटेंट व्यू। और 17 अक्टूबर को 412 रुपए के दाम पर नवरत्न SIP आपको ये रिकमेंड किया गया था। वहाँ से लगभग 20% के आसपास के रिटर्न आपके सामने आते हुए लेटेंट व्यू में आते हुए दिख रहे हैं। ये नंबर्स वाकई में स्टॉक की री रेटिंग करने के लिए काफ़ी हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई आपको देखिए, ओह माय गॉड 7% का बड़ा उछाल लेटेंट पे आता हुआ दिखा। आइए बिगुल, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बहुत बहुत स्वागत है सेठी साहब एक बार फिर से आपका लेटेंट व्यू के बाद। बताएं सर आज की पहली पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है ऐसे सेक्टर से है जिसमें अब 2 दिन बाद बजट है। तो बजट भी डेफिनेटली एक सेक्टर जिसके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। और वहां से मैंने आज पिक किया है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड DBL को, जो अभी 390 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये एक दिग्गज कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस की, जो मेनली EPC कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर रोड्स, हाईवेज, फिर इवन मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और माइनिंग से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। एक जबरदस्त 25-30 हजार करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है और कंपनी ने 20,000 से ज्यादा किलोमीटर्स के रोड प्रोजेक्ट्स करे हैं और इनके पास 50 से ज्यादा BOT प्रोजेक्ट्स है इसके पोर्टफोलियो में। तो इस तरह की कंपनियां, और हाल ही में जनवरी में फोकस में न्यूज में भी था जब इन्होंने REC के साथ एक 16,000 करोड़ का एक MOU साइन किया था। ये कंपनी थी और GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा भी थी उसमें। अलोंग विथ REC इन्होंने MOU साइन किया 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। इस तिमाही के अभी तक नतीजे आए नहीं है, मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे होने चाहिए। एंड बिफोर द इन द रन अप टू द बजट मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स, मेरे कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स जैसे अशोका बिल्डकॉन भी आज बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। FIS भी अराउंड 15-16% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। तो ऑल इन ऑल खरीदारी करने की सलाह है DBL में फॉर अ टारगेट ऑफ 425, स्टॉप लॉस ऑफ 385। ओके, तो ये है आपके लिए दिलीप बिल्डकॉन। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी आज का दूसरा स्टॉक जो है वो एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ
और यहाँ से मैंने पिक किया हाइडेलबर्ग सीमेंट को, जो अभी 230 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 245 के, स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए का। एक एमएनसी जर्मन पेरेंटेज वाली कंपनी है जिसकी भारत में 6.3 मिलियन टन की कैपेसिटी है और इनके प्लांट्स हैं एमपी, यूपी, कर्नाटका में। पॉपुलर ब्रांड है माइसेम नाम का ब्रांड है, मैसूर सीमेंट को इन्होंने खरीदा था तो उससे ही माइसेम जो ब्रांड है वो है इनका। और हमने हाल ही में जो नतीजे देखे हैं सीमेंट सेक्टर के, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आए हैं। जो छोटी साइज की सीमेंट कंपनियां जैसे मंगलम सीमेंट की चर्चा हो रही थी सुबह, फिर आपके श्री दिग्विजय सीमेंट, इवन बड़े सीमेंट कंपनी जैसे अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट के भी नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के जिसके नतीजे भी आने वाले हैं शायद 31 तारीख को, मतलब परसों इसके नतीजे आएंगे, तो नतीजे पे भी लगता है बहुत अच्छे नतीजे रहेंगे जैसे बाकी सीमेंट कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। और ऐसे भी कंपनी बहुत ही इफिशिएंटली मैनेज्ड एक सीमेंट कंपनी है जिसने कई सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। फिर लाइमस्टोन की माइंस इनके पास कैप्टिव है। तो और जिस तरह से पूरे सेक्टर पे इंफ्रा पे मैं बुलिश हूँ, रियल एस्टेट हाउसिंग अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। FISDIs भी अराउंड 16.5% स्टेक ओन करते हैं जिसमें प्लूटस है, फिर इवन बजाज होल्डिंग्स इसमें कुछ 1.55% स्टेक ओन करती है। इस तरह की कंपनी है तो खरीदारी करने की सलाह हाइडेलबर्ग में फॉर अ टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 225। ओके तो ये है आपके लिए हाइडेलबर्ग, यहाँ पर करें खरीदारी 245 के टारगेट के लिए, और दिल बिल्कॉन यहाँ पर भी करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, एक्शन तो हमारे बाजार में भरपूर है, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी ठीक ठाक एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स मामूली गिरावट दिखा रहे हैं, बट नास्डैक फ्यूचर्स आपको 50 अंक ऊपर दिखेंगे। यूरोप के बाजारों में ठीक कारोबार चल रहा है, एशिया भी आज ठीक ठाक ही था। कच्चा तेल फिलहाल थोड़ी परेशानी तो जरूर दे रहा है, बट आज दायरे में है। रुपया भी आपका एकदम चुपचाप ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए सर? व्यू तो तेजी का ही है, नीचे आए तो खरीदना है, लेकिन आज अब फ्रेश खरीदारी के लिए आप थोड़ा लेट हो चुके हैं। DI के आसपास बन रहा है, कंजेशन जोन के पास पहुंच रहे हैं हम, तो थोड़ा सा यहाँ इंतजार कर लें और वापस से नीचे मौका मिले तब फ्रेश एंट्री करें। 21,650 675 अच्छा पॉइंट हो सकता है पहला जहाँ पर खरीदा है। बैंक निफ्टी अभी भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं निकला है। 45,500 45,700 का जो कंजेशन जोन है वहाँ पर है। अगर आज 45,700 750 25 के ऊपर बंद हो जाए बैंक निफ्टी तो मजा ही आ जाए। मजा तो यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना निफ्टी और सेंसेक्स में आ रहा है। सेंसेक्स में देखो 1250 पॉइंट का मजा है, निफ्टी में 400 पॉइंट का मजा है, बैंक निफ्टी में हिसाब से 600 पॉइंट का मजा थोड़ा सा कम है। मिड कैप 700 पॉइंट ऊपर इंडेक्स। तो ओवरऑल डेटा ये बता रहे हैं नीचे में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,500 जो बहुत दूर है, 21,700 मेक और ब्रेक लेवल है, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, पुट और कॉल दोनों में। उसके ऊपर आप बने में कोई चिंता की बात है नहीं, और ऊपर में कोई खास ऐसी पोजीशन अभी बनी नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,500 मेक और ब्रेक लेवल है, दोनों ही लेवल पर, दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 30 लाख शेयर पुट और कॉल में है। सो 21,700 दोनों जगह बराबर ओपन इंटरेस्ट है पुट कॉल में, निफ्टी उससे ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी 45,500 बराबर ओपन इंटरेस्ट है, उससे थोड़ा सा नीचे चल रहा है। सो निफ्टी अभी भी बेहद मजबूत है। तेजी करनी है तो सुबह भी हम यही बात कर रहे थे, अभी भी ये करें कि तेजी करनी है तो निफ्टी में ही करनी है, जब तक कि बैंक निफ्टी कोई क्लियर कट संकेत पहला ना दे कि हाँ मैं मजबूत होना चाहता हूँ। और पहला संकेत कब देगा? 45,725 के ऊपर क्लोजिंग पर पहला संकेत देगा, और सबसे मजबूत संकेत तब देगा जब 46,100 के ऊपर बंद होगा। 46,100 के ऊपर तो ये सर पर दौड़ लगाएगा एकदम, तब तक 45,700 के ऊपर इसकी रिस्क पूरी खत्म हो जाएगी। नीचे की जो 44,400 500 की रेंज में डबल बॉटम आपने बनाया, तो ये आपके लिए राय इस वक्त। आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, जो निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए और जो बजट को ध्यान में रखते हुए अनिल जी एक इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, बुल स्प्रेड है निफ्टी के अंदर। अनिल जी अभी चल रहा है 21,725-30 के करीब स्पॉट निफ्टी। अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है, पहले भी ली थी अनिल जी, क्योंकि मतलब थोड़ा 50 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन डजंट मैटर क्योंकि अपने को बुल स्प्रेड बनाना है। 21,500 की अनिल जी डीप इन द मनी हो गई है। अभी 21,725 का निफ्टी चल रहा है, 21,500 की अनिल जी एक कॉल लेनी है, और 21,900 यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। तो अनिल जी ये बुल स्प्रेड बनेगा 110 रुपए की कॉस्ट में। मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 21,500 की एक कॉल लेनी है, 21,900 की 2 कॉल बेचनी है, ये बुल स्प्रेड बनेगा 110 रुपए की कॉस्ट में। 21,500 में अनिल जी अगर आप 110 रुपए की कॉस्ट ऐड करें तो निफ्टी की कॉस्ट होगी 21,610।
आप 21,610 में निफ्टी लॉन्ग है, निफ्टी चल रहा है 21,730, ऑलरेडी 120 रुपए, अनिल जी 120 पॉइंट ऑफ इन द मनी है, मतलब अभी यहाँ पे बंद हो जाए तो 120 आ जाएंगे। और सेफ कहां तक है अनिल जी? 22,200 तक, 225 तक सेफ है वैसे, 22,200 तक नीचे में। और अनिल जी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्सपायरी बजट वाले दिन है, तो प्रीमियम्स नहीं टूटेंगे। मतलब जी यहाँ से अगर आप 50-100 पॉइंट, अभी 100 पॉइंट निफ्टी को नीचे कर दो ना, तो देयर विल बी हार्डली एनी ड्रॉप इन दी प्रीमियम, क्योंकि जो विक्स है वो बढ़ती रहेगी और जो इवेंट बेस्ड जो आईवीज हैं वो उसमें ड्रॉप नहीं होगा। तो अनिल जी अगर हम कहने को मतलब इतना पैसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अनिल जी प्रीमियम्स दोनों तरफ के बहुत हाई हैं, आउट ऑफ द मनी के भी बहुत हाई हैं, उसका एडवांटेज भी लेना है, हमें पॉजिटिव भी रहना है, हमें ट्रेड भी करना है। और अनिल जी अगर ये 21,800-900 निफ्टी बंद के आसपास आ जाता है बजट वाले दिन, तो अनिल जी इसमें बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। मुझे लगता है अनिल जी ये ट्रेड जरूर ट्राई करना चाहिए। एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव का रीजन है क्योंकि आईवीज बढ़ी हुई है, विक्स बढ़ा हुआ है, इवेंट बेस्ड है और बजट का। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि कल बजट आ जाएगा फिर एकदम भाव टूट जाएंगे और फिर थर्सडे को पता नहीं क्या होगा, तो अनिल जी सौदा संभालना मुश्किल हो जाता है। और इस एक्सपायरी में भी अनिल जी ऑप्शन ट्रेडर्स का तो फिर मतलब बहुत उथल पुथल होनी है, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क है जी। और 22,200 तो आशु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार जल्दी से गेल के नतीजे आ गए, गेल के रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख दूं। गेल के मुनाफे में दमदार उछाल देखने को मिल रहा है, आंकड़ा जो आता दिख रहा है मुनाफे का तगड़ा है। 21,807 करोड़ से 34,237 करोड़ आय बढ़कर आई है। आय जबरदस्त बढ़कर आती थी, अनुमान से ज्यादा है। मुनाफे का आंकड़ा आया है 2845 करोड़, 2350, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए मुनाफा अनुमान से बेहतर आता हुआ। तो नंबर्स अच्छे नहीं, तोड़ फोड़ है, जबरदस्त है। ये हैं तगड़े नंबर्स गेल के, आपके सामने स्क्रीन पर आते दिख रहे हैं। गेल के नंबर्स बहुत ही मजबूत आते दिख रहे हैं। 5.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है, ये भी आपके सामने, लेकिन नंबर्स बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो शानदार तेजी गेल में दिख भी रही है। 5.5% के आसपास का उछाल गेल में आपको इस वक्त नजर आएगा, अच्छे नंबर्स के दम पर। गेल के चार्ट पर एक बार कुणाल जी राय देंगे ही। उनकी जिम्मेदारी आजकल हम कम पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। कुणाल जी बताएं सर, रिजल्ट्स के बाद के चार्ट्स। जी जबरदस्त चार्ट है, शानदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और आज सवेरे भी हम चर्चा कर रहे थे कि सरकारी कंपनी जितनी भी है उनमें जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। गेल में एक ब्रेकआउट 170 के ऊपर चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, हल्का सा अगर कूल ऑफ इंट्राडे में हो जाए तो नीचे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 177 179 के लेवल्स दिखाएगा, तो गिरावट में, ड्रॉप में मेरी खरीदारी कराए। गिरावट में खरीदारी की राय है गेल, इस पर रखिए आप नजर। बट अनिल जी मार्जिन्स 11.2% के आए हैं, हमारा अनुमान 10.2% का था, तो 1 परसेंटेज पॉइंट पूरा आपको मार्जिन्स अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखे हैं। इसके लिए एबिटा इनका है 3,822 करोड़ का, 9.5% बढ़कर आया है। हमारा अनुमान 3,338 करोड़ का था, 4% गिरावट का अनुमान था, उसके सामने 8% आपका एबिटा बढ़कर आया है। मार्जिन एक्सपेंशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी और मुनाफे की ग्रोथ तो जैसा अनिल जी ने बता ही दिया, 500 करोड़ से मुनाफे ने बीट किया है एस्टिमेट्स को। तो बहुत ही शानदार नंबर्स माने जाएंगे गेल के, हर पैमाने पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जबरदस्त एक्शन आपको दिखा, तगड़ा एक्शन आता दिख रहा। आइए गेल के बाद बिगुल है हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी टाटा मोटर्स में फिर से एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। पिछले 2 हफ्तों के हाईज आज स्टॉक ने निकाले हैं और उसके बाद एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद ड्यूरिंग द डे फिर से एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में एक तेजी बनेगी। 850 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन टाटा मोटर्स की, जो कि अभी 28 रुपए के आसपास ट्रेड करती है, तो इसमें 27-28 रुपए की रेंज में खरीदारी करें। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 36 रुपए और 42 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स की 850 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है अनिल जी आज टुवर्ड्स द क्लोज या फिर कल सुबह तक ये स्टॉक 850 के पार चलने के लिए तैयार है। ऐसा होने पर इस कॉल ऑप्शन में टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो 850 का कॉल ऑप्शन खरीदे टाटा मोटर्स में 28 रुपए पर। ये राय आपके लिए हिमांशु जी की। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 257 रुपया 25 पैसा। 257.25 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है
इंडिया सीमेंट के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। पिछले 3 दिनों से लोअर लेवल से रिकवरी के संकेत मिले हैं। आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है और अभी लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 250 251 के पास है, तो 250 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 265 रुपीस का, दूसरा टारगेट 270 रुपीस का। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। खरीदारी करें इंडिया सीमेंट यहाँ पर एक्शन दिखेगा। अनिल जी को पसंद आ ही रहा है। सीमेंट पैक पर उन्होंने कहा भी था कि नजर रखिए, बढ़िया मूव्स आ सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स पर आपको रखना है फोकस, बट फोकस है हमारा बजट पर भी। और जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं और फिर कुछ समय बाद बेचते हैं, उस पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। एग्जैक्टली होता क्या है कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की क्या कुछ खास बातें, कितने समय के बाद ये लगता है, आपको क्या ध्यान रखना है, आइए एक बार समझते हैं। बजट आसान भाषा में समझा रहे हैं अनिल जी। शेयर बाजार है जोरों पर और शेयर बाजार में कमाई भी आपकी जमकर हो रही है और इस कमाई पर आपको देना है टैक्स, लेकिन टैक्स थोड़े अलग तरीके से। जी हाँ, इनकम टैक्स नहीं, कैपिटल गेन टैक्स। और ये 2 तरीके से गिना जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर समझिए आज आपने कोई शेयर खरीदा है या कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और अगर उसे आप 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको टैक्स देना होगा सिर्फ 10%। चाहे आपके इनकम टैक्स स्लैब कुछ भी हो, हाईएस्ट हो, फिर भी टैक्स लगता है कम, सिर्फ 10%। क्योंकि एक सरकार चाहती है कि आप इक्विटी में निवेश ज़्यादा करें और दूसरा ये बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसलिए टैक्स की दर भी होती है काफ़ी कम। वैसे तो 2018 तक 0 टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म में, लेकिन अब 10% का टैक्स है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कम दर का, नीची दर का फायदा उठाइए। ये है आपके लिए बजट आसान भाषा में, बजट इजी है। अनिल जी बताते हुए कि कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लगाया जाता है। आइए, सिद्धार्थ जी की तरफ से एक कॉल भी आ रही है आपके लिए। सुपर सिद्ध, बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए जी, ये मिड कैप बैंक है करूर वैश्य बैंक, केवीबी करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं आप 200 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 230 का। अभी स्टॉक 6% ऊपर है, तो एक साथ ना ले, 2 टुकड़ों में अगर खरीदना चाहे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, लोन बुक करीबन 72,000 करोड़ के आसपास, 800 से ज्यादा ब्रांच नेटवर्क है। स्ट्रॉन्ग तीसरे तिमाही के नतीजे दिखे, रिटर्न ऑन एसेट स्ट्रॉन्ग दिखे, निम्स अच्छे दिखे हैं, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 4.3% दिखा गया और एनआईआई ग्रोथ करीबन 12% दिखा और मुनाफा 40% से ज्यादा ग्रो हुआ है। करूर वैश्य बैंक का एडवांसेस अगर देखा जाए, जिसे हम क्रेडिट ग्रोथ भी कहते हैं, वो 16% से बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी उम्मीद कर रही है 1.6% के आसपास ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज जीएनपीए रह सकता है और ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट जो आने की उम्मीद है वो 1.5%, क्योंकि आरओए काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है बैंकिंग शेयरों में। तो करूर वैश्य बैंक केवीबी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 200 का, पोजिशनल टारगेट 230 का। परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे, एक बिगुल आशु जी के लिए, सिंध के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। अनिल जी, एसबीआई में बुल स्प्रेड बनाना है, 600 की कॉल लेनी है एक और 660 की बेचनी है। तो फिर रिपीट करता हूँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 628 का भाव चल रहा है फ्यूचर में, 600 की एक कॉल लेंगे, 660 की 2 कॉल बेचेंगे, इसकी कॉस्ट आएगी 18 रुपए। 18 रुपए का मतलब अनिल जी 600 और प्लस 18, 618 का हमारा फ्यूचर खड़ा हो गया और चल रहा है 628। तो ऑलरेडी 10 रुपए का बेनिफिट मेरे पास एज ए ट्रेडर है। मैं सेफ कहाँ तक हूँ अनिल जी? 720 रुपए तक। मैं अगर 10 रुपए की कॉस्ट दे देता हूँ, सॉरी ये अगर ये जो अनिल जी 38 माइनस 20 18 रुपए की अगर मैं कॉस्ट देता हूँ तो मैं 720 रुपए तक सेफ हूँ। और अनिल जी रिजल्ट एसबीआई के आने हैं और आने हैं बजट के बाद। तो अनिल जी मुझे लगता है कि रिजल्ट प्ले है इसमें। अनिल जी एक कैवेट ये है कि 600 650 का बैंड अनिल जी 6 बार 650 में से 4 बार ये वापस आ चुका है, धोखा दे चुका है। इन्वेस्टर को पैसे स्टेट बैंक में नहीं आए हैं, जितने बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं, कैन बैंक में आए हैं और पीएनबी में भी आए हैं, बाकी सब बैंक में आए हैं, एक एसबीआई में नहीं आए हैं। और अनिल जी इसलिए हम स्प्रेड में इसमें 8-10 रुपए लगाते हैं कि 10 के कभी 20 हो जाते हैं, कभी 10 में 5 रह जाते हैं। और अनिल जी ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर चल रहा है, बट मुझे लगता है आगे पीछे करके चलना चाहिए। और आज तो अनिल जी शो पे बाई चांस सिद्धार्थ भी है, तो मैं सिद्धार्थ को भी ओवर टू सिद्धार्थ करूंगा
कि देश की तिजोरी हमारे छोटे से वॉलेट तो कब तक पेशेंस टेस्ट करती रहेगी? कौन सा कुछ तो तिजोरी वाली बात। कौन सी तिजोरी? कौन सी देश की तिजोरी? SBI? अरे जी, वो सिद्धार्थ ने बोला ना, स्टेट बैंक देश की तिजोरी। हमारे तो देश ने, हमारा तो अपना वॉलेट है जो बार बार परेशान करता है SBI, ये तिजोरी हमारे वॉलेट को कब भरेगी? वो तो आपको पता नहीं है, वो आपने शोले देखी होगी ना, अपने शोले। आपको तो वैसे भी खबर, आपको तो पता ही होगा। उसमें वो डायलॉग नहीं था? सही बात है जी। हाँ, उसमें वो डायलॉग नहीं था, ठाकुर ने हमारे सामने तिजोरी खोल के बहुत बड़ी गलती की है। तो ये जो है ना, सिद्धार्थ जी ने तिजोरी कह के इतनी बड़ी गलती कर दी, इस चक्कर में है ना अच्छा खासा शेयर चलता था, ये अटक गया बिल्कुल भी, हिलता ही नहीं अभी। जी आशु जी। अरे जी, डायलॉग एग्जैक्ट था, एक गलती कर दी ठाकुर साहब, जो आपने तिजोरी दिखा दी। हाँ, और वो ठाकुर साहब ने तो खाली जयवीर को दिखाई थी, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिए। ऐसा है। तो इस चक्कर में देखो अच्छा खासा भागता स्टॉक रुक गया। जी, अब ये अपनी साफ सफाई में कुछ कहना चाहते हैं सिद्धार्थ जी। आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत जरूर मौका मिलेगा, भरोसा हम नहीं करेंगे, बताएं सर। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देश की तिजोरी है और डेफिनेटली सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ है, बुक साइज है। तो डेफिनेटली अभी परफॉर्मेंस पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ी धीमी रही है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से SBI पे अगर निवेश कर रखा है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है, मजबूत कंपनी है। ये सब छोड़ो, इसका भाव करो 700 रुपए, फिर मैं आपको है ना आशु जी से स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। चलिए, तो SBI जी सिद्धार्थ जी। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मैं थम्स अप दे रहा हूँ, 700 रुपए आएगा तब मैं आपको रिमाइंडर दूंगा जरूर। ओके, कभी न कभी तो आएगा ही, लंबी जिंदगी है। जी बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। अनिल जी, ये सिद्धार्थ जी अगर स्टेट बैंक का भाव 700 करा दें और तब कराएं जब आशु जी ने स्प्रेड दे रखा हो, तो किसी को भी स्टैंडिंग ओवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशु जी खुद भी दे देंगे और बाकी सबको भी खड़ा कर देंगे। अनिल जी, ये बात तो सही है, बिल्कुल। जी कुणाल जी। अगर अनिल जी नहीं हुआ तो फिर अनिल जी चेयर पर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा, ये भी याद रखिए। आशु जी है सामने। मतलब किसी को तो खड़ा होना निश्चित है। अब कौन होता है, कहाँ आता है, वो देखने वाली बात है। चलिए आइए तब तक बढ़ते आगे। सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का बताएं सर। पर काफी सारे IT स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, मुझे लग रहा है कल के लिए एक अच्छी रैली बन सकती है IT इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड वहां पर एम्फोसिस हमने रेकमेंड किया है। फिलहाल अगर हम डेटा देखें तो लगभग अराउंड 2550-2500 के आसपास इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बनाया है, एंड उस बेस से अभी निकलने की तैयारी कर रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2700 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 2660 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने की सलाह होगी एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2560 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। ओके, एम्फोसिस खरीदने। IT शेयरों में है तेजी का रुझान। आइए बढ़ते आगे। और कच्चे तेल में भी है तेजी का रुझान, और 2 ही दिनों में ऐसे $84 पहुंच गया, पता ही नहीं चला। चुपचाप चुटियों के बीच में जब सोमवार को आके देखो उसमें है 84। तो अब आप ये जानना समझना चाहते थे कि हुआ क्या ऐसा जो 84 जाकर अब 83 के थोड़ा नीचे आया। नेहा हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारे के सारे कारण। नेहा पहले तो बताइए बढ़ा क्यों, फिर बढ़ा तो ये भी बताइए कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वापस आ जाएगा ना 80 के नीचे, ये बताइए जरा। सब बुरी खबर पहले बताऊं कि अच्छी खबर? पहले बुरी बताओ ताकि बाद में जो ना अच्छी वाले में फिर हमारा मूड अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो बुरी खबर, और इसमें बुरी खबर क्या, हम जेल भी लेंगे क्योंकि हमें ये पता है अच्छी आने वाली। तो सर एक साथ 2-3 चीजें हो गई। पहला तो ये कि हम मिडल ईस्ट टेंशन देख रहे हैं कि वो अब बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं हुती अटैक्स हो रहे हैं और अमेरिका भी रिटालिएट कर रहा है, अब बाकी सारे देश भी उसमें जुड़ गए हैं। तो ये जो तनातनी है, अब लग रहा है कि मिडल ईस्ट में अगर ये और ज़्यादा फैली तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती दिखेगी, और वो बहुत सारी कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट कर भी रही है क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट रूट हो जाती है। तो लाल सागर में जिस तरह से जहाज़ और बड़े बड़े कंपनियों के जहाज़ों को अटैक किया जा रहा है, उससे दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा फैक्टर ये निकल कर आया है कि रशिया के
जो डेप्यूटी पीएम है उन्होंने कहा है कि भाई हमने जनवरी में जो 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती थी वो हमने इम्प्लाई कर दी है, और साथ ही उनके एक्सपोर्ट्स भी घटे हैं। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि उनके एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हुए हैं क्योंकि वहां मेंटेनेंस रिपेयर चल रहा है। ये नहीं, अमेरिका में भी हमने देखा कि तगड़े आर्थिक आंकड़े आए हैं। चीन की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर हमने देखा है कि स्टिमुलस मेजर्स की तो यहाँ पर डिमांड चली रही थी, उम्मीद भी थी। बैंकों की तरफ से भी हमने देखा है जो आरआरआर की कटौती यहाँ पर डिमांड चली रही थी, उम्मीद भी थी। बैंकों की तरफ से भी हमने देखा है जो आरआरआर की कटौती अनाउंस हुई है, जो कि अगले हफ्ते ही लागू भी हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अच्छी डिमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, अब रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि चीन बहुत तेजी से पिछले 2 महीनों में स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, और उनकी स्टॉक पाइलिंग अब 6-8 महीने के हाईस पर चली गई है। इंपोर्ट्स भी वहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब 1 फरवरी को हमारे बजट के साथ साथ ओपेक प्लस की बैठक भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है क्योंकि अप्रैल की जो उत्पादन पॉलिसी वो डिस्कस करेंगे। अब मार्केट डिवाइडेड है कि कुछ होगा कि नहीं अनाउंसमेंट, लेकिन नजर तो अब सबकी यहाँ पर टिकी हुई है। और डिमांड फोरकास्ट जिस तरह की निकल कर आ रही है, सभी हमने देखा है बड़े फर्म्स की तरफ से, इंटरनेशनल फर्म्स की तरफ से, वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि डिमांड सुधरेगी यहाँ पे। अब अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर के जो ब्रोकरेजेस और बैंक्स है वो नहीं मानते कि इतनी तेजी में कच्चा तेल टिकेगा। ANZ $80 के ऊपर कच्चे तेल को नहीं देख रहे हैं, औसत पूरे साल का वो बनता देख रहे हैं। UBS ने हाल ही में कच्चे तेल पर अनुमान घटाया है, $80 से $90 इसी में झूलता हुआ उन्हें कच्चा तेल इस साल दिखाई दे रहा है। बार्कलेज ने $8 से अपना अनुमान घटाया है, और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की बात करें, रॉयटर्स की बात करें, सब ने इस साल के लिए अपना अनुमान $8 से $10 से घटाया है, क्योंकि वो क्लियरली मानते हैं कि सप्लाई की स्थिति अभी भी इतनी बुरी नहीं है। यूएस वापस से वहां पर भले ही भंडार घटा हो, लेकिन उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पे वापस आएगा एक बार ये ठंड की दिक्कतें हटे, और आप वापस से देखेंगे कि यहाँ पर जो कीमतें हैं सॉफन होती हुई नजर आएंगी। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर। थोड़ा सा माहौल ग्लोबली खराब हुआ है, इसकी वजह से दाम बढ़ते हुए नजर आए, और आज ऑयल एंड गैस शेयरों में भी तेजी भरपूर बनती हुई दिखे। स्पेशली ONGC आज मजबूती के साथ, जो भारत का 70% ऑयल गैस दोनों का प्रोडक्शन करता है, तो उसके दाम भी आज तेजी से 8% बढ़ते हुए दिखा। हमारा आपके बजट में सस्ता शेयर भी रहा है, अच्छी तेजी वहाँ पर बनती दिखी, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते कुछ और आगे, और मेरे ख्याल से सेडानी साहब भी अपनी तरफ से कुछ स्टॉक देना चाहते हैं। हो गया, अच्छा हो गया कि करूर वैश्य बैंक सिद्धार्थ सेडानी के साहब की तरफ से ये स्टॉक। उनका एक और फेवरेट स्टॉक आज भाग रहा है सर, कौन सा? इंडियन होटल्स। उनके इतने सारे फेवरेट हैं, कभी न कभी कोई न कोई तो भाग ही जाता है। मतलब दैट्स द रीजन सिद्धार्थ जी इज ऑलवेज हैप्पी एंड मतलब फुल ऑफ जोश, क्योंकि रोज कोई न कोई स्टॉक उनको जोश दिला देता है। सिद्धार्थ जी सही है ना? बिल्कुल अनिल जी, जोश इज हाई और हाई रहेगा, क्योंकि इंडियन होटल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और यहाँ से भी अगर आपने ले रखा है तो बने रहना है। पर इसके साथ और एक जोश वाली बात बताऊंगा अनिल जी, हमारा जो लेमन ट्री का टारगेट 150 रुपए का 150, उसको रिवाइज करके 180 कर दिया है, तो होटल्स पे डेफिनेटली अभी भी हम बहुत ही पॉजिटिव है। होटल्स पर तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बना हुआ है सिद्धार्थ जी का, और रखिए नजर, अच्छा एक्शन अक्रॉस होटल स्पेस आपको आते हुए भी इस समय दिख रहा है। आइए एक और बजट का एक आसान भाषा में जो अनिल जी समझा रहे हैं उसकी बात करते हैं। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स समझा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ये क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में, और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक बार समझ लेते हैं अनिल जी की तरफ से। जब कभी भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या फिर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उसे जब बेचते हैं, तो आपको लगता है टैक्स, लेकिन ये टैक्स इनकम टैक्स के बजाय होता है कैपिटल गेन टैक्स। जी हाँ, अगर आपने शेयर 1 साल से ज्यादा रखा या म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी की 1 साल से ज्यादा रखी, तब तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 1 साल के भीतर यानी कि आज लिया कल बेच लिया, इस हफ्ते अगले हफ्ते, इस महीने अगले महीने, साल भर के भीतर कभी भी अगर आपने ऐसा किया, तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बड़ा फायदा क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, आपको अपनी इनकम टैक्स की जो स्लैब है, अगर आप हाईएस्ट स्लैब में है तो उस हिसाब से पैसे नहीं देने, टैक्स आपका लगता है कम। कितना? सिर्फ 15%। हाँ, ये जरूर है लॉन्ग टर्म के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है अगर आप 1 साल से ज्यादा शेयर रखते हैं तो, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है सिर्फ 15%। तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और कैसे आपको ये समझना है और किस तरह की एप्लीकेशन होती है, ये ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है इस समय बाजार में। ओके,
बात करें बाजार की, बाय द वे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज सुबह बात करी थी अब 11% नीचे हो गया, और एसबीआई कार्ड्स नतीजों के बाद इसको भी एक बड़ा हिट मिला है, 6% नीचे ये भी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों काउंटर्स सुबह से काफी परेशानी में, बट सिप्ला पर भी सुबह से दबाव बना हुआ है। एक बार बंसल जी से जरा सिप्ला की राय ली जाए। बंसल जी देखें, सिप्ला 2% का कट, एक बार थोड़ी रिकवरी आई थी बट कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन बना नहीं आज इसमें, क्या चल रहा है स्टार्ट में सर? दिवांशु, चार्ट बढ़िया है। अगर देखें तो नतीजों के बाद स्टॉक में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तो चार्ट्स पे देखें तो गैप फिल हो रहा है नीचे में 1300-1305 एक अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास है बने रहें। नतीजों के बाद जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसको फिल करने की चेष्टा कर रहा है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल कॉल के साथ हैं वो तैयार, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, एक और ऑटोमोबाइल स्पेस का स्टॉक, टू व्हीलर स्टॉक हीरो मोटो, जिसमें एक अलग ही स्ट्रेंथ बनी हुई है, लगातार एक अच्छी तेजी ये स्टॉक दिखाता आ रहा है और आज की क्लोज भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव नोट पर हो रही है। तो एक बीटीएसटी ट्रेड हीरो मोटो के फ्यूचर्स में यहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। 4540 के आसपास के लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। 4515 का स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटो में एक बीटीएसटी ट्रेड लेकर चलने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कल के दिन में ये स्टॉक 4620 4650 तक के टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉप, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको थ्रू द डे दिख सकता है 4620 और 4650 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में अच्छा एक्शन बनेगा। ओके, यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिखेगी। आइए एचडीएफसी बैंक, इसकी बात करते हैं क्योंकि एक इंटरेस्टिंग एनालिस्ट पोल हुआ है इस बैंक को लेकर, ब्लूमबर्ग ने किया है, और क्या कुछ इस पर निकल कर आ रहे हैं रिजल्ट्स, एक बार आशीष से जाना जाए। आशीष बताइए क्या हुआ है इस एनालिस्ट पोल में और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स क्या हैं इसके? बिल्कुल दीपांशु, लगातार ये स्टॉक सुर्खियों में बना हुआ है। आज का ही दिन आप देखिए, बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स बड़े मूव दे रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कंटिन्यूसली बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब एक साल के रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो 9% की तेजी आ गई है, और बाकी के स्टॉक्स के तो आप तुलना करके देख ही नहीं सकते, बड़े मूव्स यहाँ पर लार्ज कैप्स में देखने को मिले। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जानकार अगर आप देखें तो इस स्टॉक के ऊपर अभी भी बुलिश और अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग के ऊपर एक जनरल कंसेंसस आता है कि जितने भी जानकार हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं जो इनके ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं, इनकी एक आम राय क्या निकल कर आ रही है। तो कवरेज अगर आप देखें तो 52 से ज्यादा एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं ब्लूमबर्ग पर फंडामेंटल तौर पर, और वहां पर अगर आप देखें तो 90% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि इस स्टॉक में आपको इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। होल्ड करने की राय दे रहे 10%। और इंटरेस्टिंग बात है कि इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी आप देखें तो एक भी जानकार की तरफ से रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो कह रही है कि आप इस स्टॉक को बिकवाली कीजिए। न्यूट्रल की रिपोर्ट्स हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जितने भी जानकारों का मत है, इसका अगर आप एवरेज लेके देखें तो 1952 1952 रुपए का जो है एक औसत लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं। यानी यहां से भी देखें तो 34% की जो अपसाइड है आपको देखने को मिल सकती है। 45 बाजार के एनालिस्ट जानकार ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हैं, और जो टारगेट सबसे ज्यादा है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से है, जहां पर इनका व्यू पॉजिटिव है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 2110 रुपए का टारगेट दिया है। और बात करें अगर आप न्यूट्रल की रिपोर्ट्स की तो नोमिरा की तरफ से एक रिपोर्ट है जहां पर 1625 रुपए का टारगेट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस भाव पर भी ज्यादातर बाजार के जानकार मान रहे हैं कि अगले एक साल में अच्छी तेजी 34% तक की एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। ओके, एचडीएफसी बैंक ये है आपके लिए जबरदस्त, बहुत बुलिश है। 34% अपसाइड सर। 34% औसत तो वो भी एक साल में ही है। क्या बात, एक साल में 34% ऊपर की टारगेट। हाँ, 12 मंथ टारगेट है। और ये आपने कितने एनालिस्ट के बीच में पोल करवाया है? ये पोल सर ब्लूमबर्ग की तरफ से अवेलेबल है, 52 से ऊपर ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं और सब बड़े बड़े हैं। इट्स क्वाइट बिग, बड़ा है पोल, बड़ा पोल। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। मतलब आम राय अभी भी एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी करने के लिए आज से है ही। एनालिस्ट पोल हम भी करें? हाँ, कर लेते हैं। पूछे हमारे एनालिस्ट से भी क्या व्यू है? कौन कौन इस भाव में खरीदना चाहता है, कौन कौन इस भाव में इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग। 1 2 3 4 ओहो, क्या बात है। कुणाल जी, राकेश जी, आशीष जी को छोड़कर सब खरीदना चाहते हैं। ओके कुणाल जी, अगर मैं ये कहूँ कि आप तीनों में से जो एचडीएफसी नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर मैं उन्हें पूछूं एचडीएफसी या आईडीएफसी में से एक, दोनों में से एक खरीदना ही पड़ेगा तो अब बताइए कौन आप तीनों में से कौन एचडीएफसी खरीदना चाहेंगे, कौन आईडीएफसी खरीदना चाहेंगे? चलो
अच्छा यहाँ भी नहीं खरीदना है। आ गया कुणाल जी का। अच्छा, बंसल जी की फ्रेम फ्रीजर, बंसल जी के रिएक्शन को रिएक्शन न माना जाए। हाँ, तब तो कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, HDFC इसलिए नहीं खरीदना है, जो पोल है वो शायद सही साबित हो अनिल जी, लेकिन इससे बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध है अनिल जी, तो फिर क्यों HDFC पर ध्यान दें। हम देख रहे हैं सरकारी कंपनियों में क्या आग लगी हुई है, तो कोई जरूरत नहीं है अभी HDFC खरीदने की। और रहा सवाल HDFC और IDFC, तो इसमें मुझे फिलहाल IDFC का चार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। जी आशु सर भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी आशु सर। अनिल जी, HDFC बैंक तो मैं काफी टाइम से बिल्कुल नो बाय लिस्ट में है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अनिल जी अगर ये 1300 से नीचे भी आ जाए, बट विद अ कैवेट अनिल जी, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक ऐसा व्यू है कि मैं इसको लूंगा नहीं, मतलब आगे पीछे करके 1300 से नीचे का भी भाव बन सकता है। अनिल जी, ओवर द वीकेंड न्यूज आई थी कि LIC को स्टेक बढ़ाने का अलाउ हो गया, तो बहुत लोग एक्साइटेड हो गए थे। तो अनिल जी, LIC क्या FIs को एग्जिट देने के लिए भाव पर थोड़ा करेगा कि ले लेगा और इनको एग्जिट दे देगा? तो अनिल जी, हर ऊपर में सेलिंग आएगी और ह्यूजली अंडर परफॉर्मिंग बैंक है, मतलब स्टॉक है। और अनिल जी, जैसे कुणाल जी ने कहा, जब इतनी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मुझे जरूर, जो मैंने वर्ड यूज किया था कि उंगली HDFC बैंक में डालनी है, बिल्कुल नहीं डालनी है अनिल जी। बैंकिंग में अनिल जी इतना मजा नहीं है जब बाकी, और अनिल जी या तो ना दूसरी जगह मजा हो, दूसरी जगह जैकपॉट लग रहे हैं अनिल जी, मेटल सीमेंट पावर या बाकी चीजों में जैकपॉट लग रहे हैं। तो अनिल जी, मुझे मेरा मानना है कि चाहे कोई लाखपति हो या करोड़पति हो या अरबपति हो, अनिल जी जितना इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अगर तेजी की मार्केट होती है 100% 90% इन्वेस्टेड रहते हैं, चौको ब्लॉक रहते हैं और पूरा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कोई अंडर परफॉर्मेंस अनिल जी सबको तंग करती है। और इतने अगर जैकपॉट लग रहे हैं तो अनिल जी वहां पे जरूर रहना चाहिए, और बाकी विकल्प बहुत बेटर है। ओके, चलिए, तो ये है HDFC बैंक पर आपके लिए राय आती हुई। एक इंटरेस्टिंग पोल आपके सामने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल गजब का मजेदार पोल आता हुआ दिखा है, जोरदार एक्शन है। HDFC बैंक बिल्कुल। बजाज फाइनेंस बैंकों का दिग्गज बैंक है। HDFC तो फाइनेंस कंपनी में सबसे दिग्गज कंपनी है बजाज फाइनेंस। नतीजे आने वाले हैं आज, किसी भी वक्त आने की तैयारी में, आमतौर पर 3:30 बजे के आसपास ही पेश किए जाते हैं। आप तैयार रहें, कंपनी कभी भी दे नतीजे, और आपको तैयार करने के लिए वरुण तैयार हैं। वरुण बताइए, बजाज फाइनेंस के नतीजे तैयार हैं? डेफिनेटली अनिल जी तैयार है, और प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ, रिव्यू थोड़ी देर बाद आएगा। ग्रोथ अच्छी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि इनके जो लोन बुक है 26% की ग्रोथ हुई, डिपॉजिट में 35%, और कंपनी के AUM जो है वो 35% बढ़ा है। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि NII 26% बढ़ेगा, मुनाफे में 25% के आसपास की आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और ये तब है जब इस कंपनी के काफ़ी सारे कारोबार पे आपको याद होगा RBI ने रोक लगाई थी, उसके बावजूद कंपनी का अपडेट अच्छा था। तो इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है वहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक चीज़ की है, और वो है मार्जिन्स को लेके। कंपटीशन इस स्पेस में देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसके लिए काफ़ी लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट वैसे भी बढ़ ही रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, और इसके लिए इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है उसमें दबाव देखने आपको मिल सकता है। हमारा अनुमान है 10.3% से गिर के 10% के आसपास कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आ सकते हैं, यानी कि दबाव का अंदेशा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है बजाज फाइनेंस के नंबर्स में। तो वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, NPA स्टेबल रहेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रोथ अच्छी, NPA अच्छे, लेट्स सी। बाजार में इनके चल रहा है कि मार्जिन जो है वो ज़्यादा दबाव में रह सकते हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन ना, और बजाज फाइनेंस इस पर रखनी है नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, बजाज फाइनेंस रिसेंटली थोड़ा एक्शन में भी रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? मेरे हिसाब से दीपांशु थोड़े बहुत नंबर्स बेहतर आ सकते हैं। रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का, और रोड मैप अच्छा आ सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस हम मानते हैं कि AUM जो गाइडेंस है वो 29 से 31% का अगर ये बरकरार रखते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो नए नए बिजनेस, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में भी एंटर करने वाली है Q4 में, तो इसका क्या रोड मैप रहेगा, ये सब कुछ देखना चाहूंगा। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 9650 का है, 9650। ऑफ कोर्स इस पे रिवीजन हो सकते हैं एक बार रिजल्ट आने के बाद। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर रह सकता है। देखते हैं आज नंबर्स इसके कैसे आएंगे। पेट्रोनेट LNG, इसकी भी बात कर लेते हैं। ऑयल एंड गैस वैसे भी आज का फ्लेवर बना ही हुआ है। वरुण बताइए, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करना है? डीप ऑपरेशनली थोड़े वीक रह सकते हैं इस कंपनी के नतीजे। गेल के थोड़ी देर पहले आपने देखा तो वहाँ पे जो नेचुरल गैस के मार्केटिंग थे वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, जिसके कारण ओवरऑल सपोर्ट मिला नंबर्स को।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ 12% बढ़ेंगे। एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखें तो वहाँ पे करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी। 9.7% से गिर के ये 8.8% पे आएंगे। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा, 818 करोड़ से बढ़ के 830 करोड़। अब ये ऐसा क्यों है? कुल जो LNG वॉल्यूम्स है उसमें क्वार्टर करीब 3.5-4% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ इन्वेंट्री जो है उसमें बढ़त हो सकती है, तो इसका इम्पैक्ट कंपनी को झेलना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन दहेज के अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे 98% के आसपास के, और कोची के 20-25 के बीच में चलते रहते हैं। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास के वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे ओवरऑल यूटिलाइजेशन। जो LNG की कीमतें थी, देखा है आपने कि किस तरह की वॉलेटिलिटी वहाँ पे देखने मिले। खासकर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर थोड़े ढीले ही रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल नतीजों पे देखने मिलेगा। तो ऑपरेशनली थोड़े वीक नंबर जो है पेट्रोनेट LNG के रह सकते हैं। ऑपरेशनली वीक नंबर्स रहेंगे पेट्रोनेट LNG के, कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट करिए मत। थोड़े OMCs के नंबर्स और बाकी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज के नंबर्स हैं वो भी अभी तक थोड़े मिले जुले ही रहे हैं। देखते हैं पेट्रोनेट अगर कुछ आपके लिए सरप्राइज निकालता है या नहीं। इस बीच एक दो काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है इस समय और सरप्राइज की है, 6.25% ऊपर है कोल इंडिया। इस पर एक फ्रेश स्पाइक का मूड बन रहा है इस समय। बाकी स्टॉक्स तो मूव कर ही रहे हैं, कोल इंडिया में भी आपको अच्छी तेजी बन रही है और पिछले 5 मिनट में एक फ्रेश खरीदारी के संकेत इस पर दिखे। एक बार हिमांशु जी से जरा कोल इंडिया की चार्ट पर फ्रेश व्यू लिया जाए। हिमांशु जी देखें सर, फ्रेश डेज हाई पर है। दीप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से ही स्टॉक ने अपनी जो गेन्स हैं उनको होल्ड किया है एंड ड्यूरिंग द डे रिपीटेड इंटरवल्स में नए हाइस बनाता हुआ स्टॉक नजर आया। मुझे लगता है अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो इसको डेफिनेटली बजट तक आप होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए अगर कल कोई डिप मिलता है स्टॉक में 405-408 रुपए के आसपास, इस जोन में खरीदारी की जा सकती है। 420-422 रुपए तक की रैली मुझे लगता है रनअप 1 से 2 दिनों में स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर 403 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर आए। और इस बीच एक स्टॉक है जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है, वो है IRB इंफ्रा। सुबह आज पहली पिक बाजार खुलने के बाद IRB इंफ्रा सुमित जी ने दी थी 53.50 में। 56.50 और 58 दोनों ही टारगेट आज के हासिल करता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से पिछले से पिछले दिवाली पर हमारी दिवाली पिक में लगभग 225 रुपये के आसपास। वहाँ से फिर ये 22-23 रुपये 237 थी उस दिन, फिर 1:10 का स्प्लिट भी 1:10 का, हाँ। तो 23 रुपये वाला ये 60 रुपये हो चुका है लगभग 1.5-1.25 साल में। और हाँ, तो ये बढ़िया एक्शन में IRB आता दिख रहा है। IRB आपके सारे टारगेट हासिल हुए हैं सुमित जी, बधाई आज के लिए। और आपने सुबह जब रिकमेंड किया तब भी ये बोला था हम लगातार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में बार बार रहा है और टारगेट हासिल करता दिखा। 19% का बड़ा उछाल है, बताएं क्या करना चाहिए। धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है और आज का मूव तो क्लास मूव है और अभी भी इसके अंदर पोजिशनली और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और जब भी ऊपर से छोटा मोटा कोई भी 1-2 दिन का इसमें गिरावट आता है तो वापस से खरीदारी करके चलना होगा, क्योंकि 60 के ऊपर सस्टेन होने पे 70 से 75 रुपए तक के लेवल जल्दी IRB इंफ्रा में पोजिशनल तौर पे देखने को मिलेंगे। तो डिप में खरीदारी करना है और एग्जिस्टिंग पोजिशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर चले। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर की तरफ से। जय बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, वहां पे पहला टारगेट हासिल हुआ। अब फिर से अनिल जी वही कॉल ऑप्शन फिर से मौका है, तो 45,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदे अनिल जी। करंट मार्केट प्राइस पर इसका भाव चल रहा है लगभग 375 के आसपास। 375 पर खरीदे। 45,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 31 जैन का। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी ऊपर में यहाँ से फिर से हमें ऊपर में 46,200 तक की रैली आते हुए देखने मिल सकती है, जिसके कारण बैंक निफ्टी का ये जो ऑप्शन है 375 वाला, ये ऊपर में लगभग हमें 560 रुपए से लेकर 690 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 560, 690 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी लगाना होगा 245 पर। थोड़ा दूर का दे रहा हूँ अनिल जी, बिकॉज आईवीज बढ़ी हुई है, जिसके कारण प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा है। ऑफ कोर्स बजट वीक है तो आईवीज ज्यादा ही होगी, उसी के कारण थोड़े प्रीमियम्स आए, इसलिए दूर का रहा हूँ। बट बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो 3 बजे के बाद एक रिकवरी हमें देखने मिली है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 46,000।
सीरीज का है, वीकली सीरीज वाला है, तो कोई ज़्यादा हमको दूर नहीं लग रहा। हाँ, ऐसा सीरीज की शुरुआत भले आज ही हुई हो, शुक्रवार की छुट्टी थी। अच्छा, इसकी तो एक्सपायरी परसों ही हो जाएगी ना? यस, बुधवार को ही है ना, तो ज़्यादा दूर का कहाँ हुआ जय, नज़दीक का तो है, परसों ही एक्सपायरी वाला। परसों की एक्सपायरी का बिल्कुल अनिल जी 31 जनवरी की एक्सपायरी का ही है। हाँ। खाली केवल अनिल जी ये है कि प्रीमियम्स अगर आप देखें तो सारे ही ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े ज्यादा है, बिकॉज आईवीज बढ़ गई अनिल जी बिकॉज ऑफ द बजट वीक। तो ये है राय जय की तरफ से। उसमें खरीदा वो आप फिर से खरीदारी करने का मौका। दीप, अच्छी बात यह है कि डे हाई पर बंद हुई तैयारी निफ्टी की 21,750 पे निफ्टी और 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस आकर टिकता हुआ दिख रहा, तो अच्छी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 3-20 की स्ट्रेटजी कर ले और उसके बाद एनटीपीसी के रिजल्ट्स पे भी करेंगे बात। चलिए आइए पहले लेते हैं अनिल जी की 3-20 की स्ट्रेटजी। 40 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 26 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स। वहाँ से तो कोई परेशानी वाले संकेत है नहीं सर। अब तो ऑफकोर्स पूरा फोकस इस हफ्ते फेड पॉलिसी पर ही बनेगा, यूएस में भी। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, कच्चा तेल एकदम रायदे में है, रुपया भी दायरे में। हम ऑफकोर्स डेज हाई के आसपास ही हैं। क्या करके जाना अनिल जी? देखिए दीप, सिंपल सी चीज़ ये है कि ये गुरुवार बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है और बुधवार को फेड की पॉलिसी, उसका भी काम जो होना है गुरुवार को होगा। हाँ। तो गुरुवार तक तो काफ़ी एक्शन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तब तक उससे पहले अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बनाए रखें लॉन्ग पोजीशन। 21,750 के आसपास की जो क्लोजिंग मिल रही है डे हाई पर, ये ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग है दीप, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा डाउ फीचर नीचे दिख रहा है, अगर समझो डाउ में आज कमजोरी हो जाए तो आप ये समझिए कि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी मिलेगा तो मैं और खरीदूंगा, न कि स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचूंगा। इस कंडीशन पे फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है उसको आप बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सेफ्टी की इच्छा है तो 21,600 का पुट ऑप्शन खरीद लें, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रखना है तो। शॉर्ट साइड पे है तो डेफिनेटली आपके लिए डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट काट लेने का वक्त है। कोई शॉर्ट बने रहने में समझदारी नहीं है निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डे ट्रेडर्स के लिए हमने आज कही था 45,150 का स्टॉप लॉस रखिए, और सुबह भी मैंने कहा 2-4-5 मिनट अगर टिक जाए इसके ऊपर तो आप शॉर्ट काट ही लीजिए, फिर बने रहने में समझदारी नहीं काटी है तो अब काट सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे जिसको रखना है, चाहे तो 200 पॉइंट की और रिस्क लेना चाहें, 45,725 अगला आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो फिर तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। सो ये पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन बना के जानी है तो राय निफ्टी में होगी। बैंक निफ्टी में अब भी मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय नहीं दूंगा, निफ्टी में कंफर्ट आपका ज़्यादा है। निफ्टी में कंफर्ट ज़्यादा है, ओके। चलिए, ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय, बट जबरदस्त एक्शन बाजार में दिखा है। एनटीपीसी एक और पीएसयू काउंटर जो जबरदस्त मोमेंटम में रहा है, इसके आएंगे नतीजे। कुशल से जानते हैं क्या लग रहा है बाजार को इसके नतीजों के बारे में। कुशल बताइए, डेज हाई पर है एनटीपीसी। बिल्कुल, तो नंबर्स देखिए दीप, यहाँ पर स्टेबल साइड पर ही रहने का अनुमान है, क्योंकि टॉप लाइन करीबन 8% ग्रो कर 44,810 करोड़ पर रह सकती है। कामकाजी मुनाफा भी 8% की बढ़त के साथ 12,450 करोड़ पर हम उम्मीद कर चल रहे हैं। कंपनी की मार्जिन भी 27.8% पर स्टेबल रहने का अनुमान है YOY बेसिस पर। जहाँ तक मुनाफे का सवाल है, 9% ग्रो कर 4,900 करोड़ के आसपास कंपनी अपना बॉटम लाइन भी घोषित कर सकती है। स्पेसिफिकली जो बढ़ता पावर की मांग है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अच्छे ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है, और जिस तरह से कंपनी की जो खुद की खदानें हैं वहां पर बढ़ता कोयला उत्पादन की वजह से भी आगे कंपनी को बढ़िया पावर प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको यहां पर कमी आती हुई दिखेगी, जिस कारण से कंपनी की मार्जिन्स आगे चलकर स्थिर रह सकती है। नए रिन्यूएबल कमिश्निंग से आय में भी बढ़त की उम्मीद है, एंड ओवरऑल यहां पर कंपनी की जो FY25 में और भी नई कैपेसिटीज ऐड होगी, उसको लेकर किस तरह से कंपनी की कमेंट्री रहती है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। एब्सोल्युटली। तो चलिए एनटीपीसी देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। बाय द वे, पीएसयू और बाकी सेक्टर्स की बात करती है तो एक और चीज़ जो समझ में आती है वो है सब्सिडीज। सरकार का बड़ा सब्सिडी का भी खर्चा होता है हर बजट में। क्या कुछ ज़्यादा इन सब्सिडीज में कौन से सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आता है? सब्सिडीज बढ़ेंगी या घटेंगी तो आपको क्या फ़ायदा नुकसान है, समझते हैं एलजी की तरफ से आसान भाषा में। सब्सिडी यानी कि आर्थिक मदद। जी हाँ, बजट में इस आंकड़े पर, इस बात पर बेहद खास नजर रखी जाती है कि सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है और किसे दे रही है और किस कारण से दे रही है। यानी कि किसी प्रोडक्ट पर हो सकती है सब्सिडी,
किसी खास तबके के लिए हो सकती है सब्सिडी, और सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि ताकि उन्हें मदद मिल सके। मसलन कि अगर फर्टिलाइज़र है या फिर केरोसिन, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं, तो सरकार उन्हें थोड़ा सस्ता बेचती है और सस्ता बेचने के लिए सब्सिडी देती है ताकि उन्हें मदद मिल सके। तो बजट में इस बात को बड़े गौर से देखा जाता है कि सरकार कहीं ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी तो नहीं दे रही, क्योंकि मार्केट में लोग ये चाहते हैं कि सब्सिडी का बोझ बैलेंस शीट पर जितना कम पड़े सरकार के उतना बढ़िया है। लेकिन सरकार चाहती है कि नीचे के लोगों को या कुछ खास प्रोडक्ट में सब्सिडी मिले ताकि उन्हें मदद मिल सके। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर सब्सिडी का अमाउंट ज़्यादा हुआ और वित्तीय घाटा बढ़ गया तो लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर सब्सिडी देने के बावजूद और वो सब्सिडी प्रोडक्टिव है तो बाजार को अच्छा लगता है। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई सस्ते दर बना रहे हैं और उस पर ब्याज में सब्सिडी दी जा रही है तो उसे प्रोडक्टिव सब्सिडी भी माना जाता है। तो कहीं ग्रोथ लाने वाली सब्सिडी या सिर्फ खर्चा करवाने वाली सब्सिडी किस तरह की है ये देखना ज़रूरी है, और इससे भी आपको सरकार की वित्तीय ताकत का और उसकी बैलेंस शीट का ठीक अंदाजा लगाने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये है आपके लिए सब्सिडी पर 1 मिनट कैप्सूल। बजट इजी है। आइए जय की तरफ से है एक बिगुल जय का जैकपॉट। जय जी अनिल जी, खरीदना है डॉक्टर रेड्डीज का 5900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये मिलेगा अनिल जी अभी 214 रुपए, 215 के रेंज में खरीदे। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 148.50 का, 148.50 के एक स्टॉप लॉस के साथ इस डॉक्टर रेड्डीज के 5900 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट अनिल जी इसके निकल कर आ रहे थे, फर्स्ट टारगेट विल बी 292, second target will be 343, so 292, 343 ये दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी का कॉल अनिल जी मैंने रेकमेंड किया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल फार्मा में भले ही थोड़ा बहुत हमें साइडवेज मोमेंटम देखने मिले, बट डॉक्टर रेड्डीज में डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग 6000 प्लस लेवल्स एक दो दिनों में अनिल जी यहाँ पे, इसलिए इसका 59 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदती चले। परफेक्ट। डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करने का है। इस बीच वोडाफोन आइडिया के भी आने वाले हैं रिजल्ट आज ही, जल्दी से अनुमान देख लीजिए। तैयार है कुशल बताने के लिए। कुशल, वोडाफोन आइडिया के आप अनुमान बना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बता रहे हैं उसके लिए 2 बार धन्यवाद जी। सर अभी तो ऐसा सिनेरियो है कि जो सब्सक्राइबर लॉस होते हैं उसकी का अकाउंट में बता दूं, और क्वार्टर में वही लोग जानना चाहते हैं कि भाई कितना लॉस हुआ। बट ऑफ कोर्स नंबर्स के लिहाज से और जो फंड जुटाना की बातचीत लगातार चलती हुई नजर आ रही है, उस पर तो सबका ध्यान रहने ही वाला है। तो सबसे पहले नंबर्स, करीबन 1% की बढ़त के साथ रेवेन्यू 10,800 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा करीबन 1.5% ग्रो कर 4,350 करोड़ पर हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर्स बता रहा हूँ तो 40% के मुकाबले 40.3% इस बारी कंपनी की मार्जिन हो सकती है। बट ऑफ कोर्स कंपनी का करीबन 10% जो घाटा है पिछली तिमाही का 8,700 करोड़ रुपए का, एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब 7,900 करोड़ के आसपास कंपनी अपना घाटा दर्ज कर सकती है। तो घाटा यहाँ पर कम हो सकता है, और कंपनी का घाटा इसलिए कम हो सकता है क्योंकि कंपनी के आरपू में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है करीबन 1.5% की ग्रोथ के साथ 144 रुपए पर। सब्सक्राइबर घटने से आय जो है वो थोड़ी सी सपाट रह सकती है, और कंपनी की करीबन 30 लाख नेट सब्सक्राइबर्स घाटा घटने की हम संभावना लगाकर चल रहे हैं। 5G रोल आउट पर किस तरह के अपडेट हैं, पूंजी जुटाने पर क्या अपडेट है, बार बार हर क्वार्टर में हम बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स अब यही देखना है कि यहाँ पर फाइनली कोई अपडेट निकल कर आता है या नहीं। वोडाफोन आइडिया देखते हैं कुछ निकल कर आता है कि नहीं। आजकल तो स्टॉक पर भी बहुत कम बाजार का ध्यान जा रहा है। बीच में एक स्पाइक जरूर आया था, उसके बाद एक छोटी सी रेंज में ही ये काउंटर अटक गया है। इवेंट पैक्ट शुरुआत हुई है इस बजट हफ्ते की। इवेंट पैक्ट शुरुआत हुई है इस फेब सीरीज की भी। जबरदस्त मोमेंटम में आए हैं बाजार। 500 से ज्यादा पॉइंट की मूव, इनफैक्ट 650 पॉइंट की मूव आपको बैंक निफ्टी में दिखी है। 400 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी में दिख रही है। 725 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहे थे अनिल जी, 750 के लेवल पर आपको क्लोजिंग मिलने को तैयार है। 2% डेज हाई पर निफ्टी बंद हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा योगदान इसी काउंटर से आया, करीब 140 अंकों की बढ़त जो आज निफ्टी में सिर्फ रिलायंस की तरफ से। ओएनजीसी टॉप गेनर था 9% ऊपर, बजट सस्ता शेयर में भी रेकमेंड किया था। कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, यहां पर भी अच्छी मूव आई है। टाटा मोटर्स 850 के लेवल की तरफ मूव कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी खासी आपको खरीदारी होती हुई दिखी है। कोटक बैंक, एल&टी, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल्स, एसबीआई, सन फार्मा, एक्सिस बैंक एंड बजाज फाइनेंस यहां पर रखिएगा नजर। सिप्ला
थोड़ा नर्म है। आईटीसी नतीजों से पहले ये भी थोड़ा सॉफ्ट है। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, उसके सामने 40 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहे हैं। बाजार में स्ट्रेंथ है भरपूर। वायदा कारोबार की तरफ आइए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 11.5% नीचे। अर्निंग्स डिजास्टर। एसबीआई कार्ड्स अर्निंग्स डिजास्टर ये भी 6% नीचे। सिप्ला, मैरिको, एसआरएफ, टोरेंट फार्मा, लॉरस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ओरेकल फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स, पिडिलाइट, बालकृष्णा, चोला ये सारे काउंटर्स आपको नीचे दिखेंगे। बट सामने बढ़िया मूव आरईसी पीएफसी में आई है। 6% का उछाल दोनों काउंटर्स में। एमसीएक्स आपका 6% ऊपर था। एचपी, बीपी, आईओसी में आपको एक्शन दिखा है। बीपीसीएल के तो नंबर्स भी आए थे। श्रीराम फाइनेंस में मूव दिखी है। साथ ही कमिंस, आईजीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एस्ट्रल, आईईएक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ये सारे स्टॉक्स काफी मजबूत रहे हैं। कैश मार्केट 1.5% की मूव आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखी है। 1.5% की मूव आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखी है। तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट की है। इंडेक्स ने तो परफॉर्म किया ही। % की मूव आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखी है। तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट की है। इंडेक्स ने तो परफॉर्म किया ही है। ब्रॉडर मार्केट में भी उतना ही तगड़ा एक्शन रहा है सर। बिल्कुल डे हाई के आसपास बंद होते बाजार। फाइनल क्लोजिंग भी कोई खास नीचे नहीं आएगी। लगभग इन लेवल के आसपास आने की पूरी संभावना। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है मेरे ख्याल से 21,740 निफ्टी पर ये बंद होते हुए हम 387 अंक ऊपर। 45,497 एग्जैक्टली 45,500 पर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी पर 630 अंकों पर और 1,240 अंकों का उछाल रहा है। सेंसेक्स में 71,940 पर आपके लिए ये है आज की कहानी। बहुत ही दमदार, शानदार, बेहतरीन। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, जय ठक्कर साहब का और सचिन जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मेरा भी धन्यवाद।